रीबर्थ के बाद मैंने जानबूझकर उस इंसान से दूर रहना स्टार्ट किया जिसे मैं चुपके से पसंद करता था। मैं उसके साथ सेम लग्जरी कार में सिटी घूमने का चांस भी अवॉइड करता था। मैं हमेशा खुद को याद दिलाता था कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर का बेटा हूं। लेकिन जब सू किंग ने अपने पास वाली खाली सीट देखी तो उसने पहली बार ड्राइवर अंकल को बुलाया। अंकल लिन, आप अभी जा रहे हो? पापा लिन बहुत हैरान हो गए। यंग लेडी, आपको और कुछ चाहिए? सू किंग अचानक इरिटेट हो गई। क्या आपको लिनफेंग का वेट नहीं करना? पापा ने बोला, लिनफेंग ने अभी टेक्स्ट किया था। उसने बोला वो एक क्लासमेट के साथ बिजी है, आप बस उसे बाद में बस से आने दीजिए। सू किंग का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। रीबर्थ के बाद सब कुछ फिर से अलग हो गया था। वो सोचने लगी, लिनफेंग क्या कर रहा है? पहले तो वो कभी भी मेरे साथ कार में बैठने का चांस मिस नहीं करता था। पिछली लाइफ में इसी टाइम पर वो डरता था कि कहीं मैं ज़्यादा देर वेट न करूं, इसलिए वो खुद पहले ही कार के पास आकर वेट करता था। लेकिन ये बेटर ही था। पिछली लाइफ में मेरे और लिनफेंग के 5 साल के प्यार की वजह से फेंग युआन के दिल में जलन का कांटा चुभ गया था। अब एक बार दोबारा जन्म मिलने के बाद मुझे लिनफेंग से डिस्टेंस रखना ही होगा। उस दिन मैं 2 घंटे से ज़्यादा चलते हुए सू फैमिली के पुराने मैंशन तक वापस गया। मैं उनके यार्ड से गुजरा और सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में चला गया। मैं विला के सेकंड फ्लोर बालकनी पर खड़ी सू किंग ने मुझे देख लिया। उसकी नज़र मेरे ऊपर टिक गई। फिर उसने सीधा मेरा नाम लिया। मैं हेडफोन्स पहने हुआ था, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या फिर मैंने सुना और इग्नोर कर दिया। मैं सीधा छोटे घर के अंदर चला गया। सू किंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और वो सर्वेंट्स वाले घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं रूम में गया और डोर बंद करने लगा, उसने डोरवे रोक लिया। लिनफेंग, क्या तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी? मैंने हेडफोन्स पहने थे इसलिए नहीं सुना। अब बताओ क्या काम है? तब सू किंग को याद आया कि वो रीबॉर्न है। इस टाइम हम अभी ज़्यादा क्लोज नहीं थे। उसने पूछा, आज स्कूल के बाद तुम अंकल लिन के साथ कार में क्यों नहीं आए? मैंने जवाब दिया, आप मजाक कर रही हैं। आप यंग लेडी हैं और मेरे पापा ड्राइवर हैं। मेरे जैसे स्टेटस वाले को आपके साथ बैठने का हक कैसे हो सकता है? पहले मुझे बाउंड्रीज समझ नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बस उम्मीद है मिस सू आप मेरे फादर को ब्लेम नहीं करोगी। सू किंग का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। अच्छा है तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई। अगर ओल्ड मास्टर पूछेगा तो तुम खुद एक्सप्लेन करना। मैंने तुम्हें कार से नहीं निकाला। ये कहकर उसने जोर से डोर बंद किया और चली गई। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। इस लाइफ में मैं कभी पिछली गलती रिपीट नहीं करूंगा। मैंने डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन रूम मिलने में कुछ दिन लगेंगे। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और रोड साइड बस का वेट करने गया। उधर सू किंग अभी उठी ही थी। बालकनी से उसने मुझे स्कूल के लिए निकलते देखा। वो मेरी पीठ को देखते हुए उदास चेहरे से बोली, ऐसा करके क्या तुम मेरा अटेंशन चाहते हो? कुछ मिनट बाद मुझे बस मिल गई। बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। मुझे धक्का देकर पीछे की तरफ जाना पड़ा। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुश किया। मैंने मुड़कर देखा तो एक मिडिल एज्ड आदमी मेरे पीछे खड़ा था। वो हल्की सी स्माइल भी कर रहा था। मैं साइड हटना चाहता था, लेकिन वो आदमी बिल्कुल हिला नहीं। वो जानबूझकर मेरे पास चिपक रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़की सामने आई। वो बहुत सुंदर थी। उसके हाथ में एक छोटा कैक्टस प्लांट था और वो भीड़ को साइड करते हुए अंदर आ रही थी। उस लड़की ने बोला कि उसे थोड़ी जगह चाहिए। फिर उसने अपने कांटों वाले कैक्टस पॉट से भीड़ में रास्ता बनाना स्टार्ट किया। वो जल्दी से मिडिल एज्ड आदमी के सामने घुस गई। वो आदमी थोड़ा स्लो था, इसलिए उसका हाथ कैक्टस से लग गया। पागल हो क्या? बस में कैक्टस लेके चढ़ती और देखकर नहीं चल सकती? लड़की उस आदमी की पुरानी जगह पर स्ट्रांग खड़ी हो गई और बस फॉर्मल तरीके से बोली, सॉरी, दोबारा नहीं होगा। समझने के लिए थैंक्स। मिडिल एज्ड आदमी ने मुझे घूरा और गुस्से में दूसरी जगह चला गया। मैंने उस लड़की को देखा। वो भी मुझे तीखी नज़र से देख रही थी, जैसे किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। हम दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं रोक नहीं पाया और पूछ लिया, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? लड़की 1 सेकंड के लिए रुक गई। फ्यूचर में बस में केयरफुल रहना, ऐसे लोग बहुत होते हैं। मैं खुद कई बार फेस कर चुकी हूँ। तब मुझे समझ आया कि वो मेरी हेल्प कर रही थी। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। मेरा नाम लिन फैंग है। मैं यूनिवर्सिटी ए में ड्रामा स्क्रिप्ट राइटिंग का स्टूडेंट हूँ। और तुम? जी हैनमो। मैं स्कूल बी की स्टूडेंट हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ रही हूँ। बातें करते करते बस स्टेशन आ गया। यूनिवर्सिटी ए और यूनिवर्सिटी बी सिर्फ 2 स्ट्रीट्स के डिस्टेंस पर थे। बस से उतरने के बाद मैं उसे प्रॉपरली थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन मैंने देखा जी हानमो तेजी से चलती हुई सामने वाली स्कूल की तरफ निकल गई। मैं भी मुड़कर अपने स्कूल की तरफ चला गया और ज़्यादा नहीं सोचा। इस साल फ्रेशमैन वेलकम इवेंट बहुत ही लाइवली था। इस बार फाइनल परफॉर्मेंस सू किंग का था। सब लोग देखना चाहते थे कि नैन सिटी की लिटिल प्रिंसेस असली में कैसी दिखती है।
सिर्फ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं सू किंग को देखना नहीं चाहता था, लेकिन योंग जियान ने मुझे ज़बरदस्ती खींच लिया। ये चांस लाइफ में एक ही बार मिलता है। इतनी मुश्किल से एडमिशन मिला है, अगर नहीं गया तो कॉलेज लाइफ अधूरी रह जाएगी। योंग जियान मुझे सीधा 3rd रो में ले गया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एक सीनियर स्नैक्स बांट रहा था। वो बहुत बिजी था। उसने मुझे देखा और बोला, भाई हेल्प कर दे, ये ब्रेड का बॉक्स बैकस्टेज ले जा और परफॉर्मर्स को दे दे, उनके पास खाने का टाइम नहीं है। मैंने ब्रेड का बॉक्स उठाया और भीड़ के बीच से बैकस्टेज चला गया। बैकस्टेज में बहुत परफॉर्मर्स अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। मैंने ब्रेड टेबल पर रखा जो डोर के पास था, फिर आदत से ड्रेसिंग रूम की तरफ देख लिया। पिछली लाइफ में मैं जानबूझकर बैकस्टेज आता था और सू किंग के लिए बेरी फ्लेवर ब्रेड लाता था जो उसे पसंद था, क्योंकि सू किंग को पीनट से एलर्जी थी और कई ब्रेड्स में नट फ्लेवर होता था। मुझे डर होता था कि कहीं वो गलत ब्रेड ना खा ले और उसकी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। लेकिन इस बार मुझे उसकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अब वो बड़ी हो चुकी है, क्या वो नट वर्ड भी नहीं पढ़ सकती? ड्रेसिंग रूम के अंदर पता नहीं क्यों सू किंग बाहर जाने से मना कर रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का डोर नॉक हुआ। लू रुयान उठकर डोर खोलने वाली थी, लेकिन सू किंग उससे पहले तेज कदम से पहुंच गई। उसने डोर खोला और ठंडी आवाज में बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले वो रुक गई। तुम किसको ढूंढ रहे हो? डोर पर खड़ा यंग मैन सू किंग के एक्सप्रेशन से डर गया। मिस सू, सुना है आज आपका परफॉर्मेंस है? धड़ाम। सू किंग ने सीधा डोर बंद कर दिया। वो मुड़कर सोफा पर बैठ गई। इतनी ठंडी लग रही थी जैसे किसी को फ्रीज कर दे। लू रुयान ने सर खुजारा। किंग शू, तुम्हें शिन पसंद नहीं? सू किंग 1 सेकंड के लिए जम गई। मैंने अभी क्लियरली नहीं देखा। क्लियरली नहीं देखा तो तुमने किसे समझा था? सू किंग ने जवाब नहीं दिया। इस वक्त वो बहुत इरिटेट थी। लिन फैंग अभी तक क्यों नहीं आया? पिछली लाइफ में इस टाइम तक वो आ चुका था। आखिर वेट न कर पाने पर सू किंग खड़ी हुई और बाहर निकल गई। बाहर जाते ही सू किंग ने देखा कि लोग ब्रेड बांट रहे थे। लुयन ब्रेड लेकर वापस आई और बोली, कुछ खा लो, अब बाहर जाके खाने का टाइम नहीं है, चलो यहीं खा लेते हैं। सू किंग ने ब्रेड लिया और देखा कि फिर से नट फ्लेवर था। उसका मूड और खराब हो गया। फिर वो स्टेज पर परफॉर्म करने चली गई। स्टेज पर जाते ही सू किंग ने ऑडियंस में बहुत सारे यंग बॉयज देखे। सब उसकी एंट्री पर चीयर कर रहे थे और मैं नीचे देखकर फोन चला रहा था। शोर ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैंने हेडफोन्स पहन लिए। जब सू किंग ने फर्स्ट लव गाना फिनिश किया तो पूरा हॉल एक्साइटमेंट से फट पड़ा। बहुत लोग फ्लावर्स लेकर स्टेज पर चढ़ गए। सू किंग को कई बुकेज मिले, लेकिन वो तुरंत स्टेज से नहीं गई। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, पर वो बार बार मेरी डायरेक्शन में देख रही थी। तभी 3rd रो से योंग जियान 2 बुकेज लेकर वापस आया। उसने एक बुके मेरे हाथ में दे दिया। लिनफांग, मैं सू किंग को फ्लावर्स देने जा रहा हूं, तू आ रहा है? मैंने फ्लावर्स उसको वापस दे दिए। पागल है क्या, सू किंग को फ्लावर्स दूं? मैं तो कुत्ते को दे दूं उससे पहले। मैंने स्टेज की तरफ देखा और अचानक याद आया कि पिछली लाइफ में लुयन ने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसलिए मैंने बोला, ठीक है चलो साथ चलते हैं। स्टेज पर खड़ी सू किंग सोच रही थी, पिछली लाइफ में उसने मेरे फ्लावर्स एक्सेप्ट नहीं किए थे, इस बार जरूर करेगा। उसे पता है मैं उसे सच में पसंद करती हूं, चाहे वो मुझसे प्यार ना करे, थोड़ा फील तो करता ही होगा। सू किंग वहीं खड़ी थी, उसकी नज़र मुझ पर थी जब मैं फ्लावर्स लेकर स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसे खुद भी पता नहीं चला, पर जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने नेचुरली हाथ आगे बढ़ा दिया बुके लेने के लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मैं सीधा उसके पास से निकल गया और फ्लावर्स जाके ल्यू रुयन को दे दिए, जो सू किंग के पीछे खड़ी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अभी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, क्या मैं ये बुके आपको दे सकता हूँ? ल्यू रुयन 2 सेकंड के लिए शॉक हो गई, फिर खड़ी होकर फ्लावर्स ले लिए। ऑफ कोर्स, थैंक यू। फ्लावर्स देने के बाद मैं सीधा स्टेज से उतर गया। मैंने सू किंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ल्यू यन ने सू किंग की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। सू किंग अचानक मुड़कर बोली, तुम्हारे और लिनफैंग के बीच चल क्या रहा है? ल्यू यन भी शॉक रह गई। क्या चल रहा है मतलब? मैं उससे बिल्कुल क्लोज नहीं हूं। फिर किसी ने बोला, किंग, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये सब सिर्फ तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए कर रहा हो? सू किंग ने ठंडी आवाज में कहा, वो कौन होता है? मैं उस पर ध्यान क्यों दूंगी? रात के 10 बज चुके थे जब मैं सू रेजिडेंस वापस आया। पापा लिन ने मुझे देखते ही पूछा, लिनफांग, आज स्कूल में मिस सू को देखा था? उन्होंने मुझे देखने नहीं दिया आज। पापा टेंशन में बोले, 10 बज गए और वो अभी तक घर नहीं आई, उसका फोन भी ऑफ है। मैडम सू उसे हर जगह ढूंढ रही हैं। मैंने फोन निकाला और फ्रेशमैन ग्रुप चैट खोला। मैंने बोला, मैडम सू को टेंशन न लेने दे, शायद सब लोग कैरियोके गाने गए होंगे।
पापा ने तुरंत बोला, ओके ओके, मैं अभी बताता हूँ, नहीं तो बाद में वो तुमसे पूछने लोग भेजेंगी। मैंने ग्रुप में एक फ़ोटो भी देखी। सूकिंग के पास एक हैंडसम लड़का खड़ा था। वो फेंग युआन था। जैसे एक्सपेक्टेड था, दोनों अभी भी साथ थे। अगली सुबह सूकिंग रात भर घर ना आने की वजह से मैडम सू बहुत गुस्से में थी। मुझे डर था कहीं मुझे पकड़कर क्वेश्चनिंग न करें, इसलिए मैं जल्दी उठकर घर से निकल गया। बस में चढ़ते ही मैंने एक नज़र डाली और जीहान मो को देख लिया। आज जीहान मो के हाथ में एक ट्रांसपेरेंट पॉट था जिसमें सक्यूलेंट प्लांट था। मुझे थोड़ा डर था कहीं फिर से वही मिडिल एज्ड आदमी न मिल जाए, इसलिए मैं तुरंत उसके पास गया और स्माइल करके बोला, हाय। जीहान मो चुपचाप थोड़ा साइड हुई और मेरे लिए जगह बना दी। बेसिकली उसने मुझे अंदर साइड प्रोटेक्ट कर दिया। उसकी सोच समझकर मैं थोड़ा टच्ड हुआ। मैंने बात स्टार्ट की, सिस्टर हानमो, तुम्हारे हाथ में ये कौन सा प्लांट है? बहुत सुंदर लग रहा है। मैं काफ़ी देर तक उसे देखता रहा लेकिन टच नहीं किया। ये सक्यूलेंट प्लांट बिल्कुल उस गिफ्ट जैसा लग रहा था जो मुझे पिछली लाइफ में ग्रेजुएशन पर मिला था। जी हानमो ने कहा, इसका नाम नियॉन लाइट हवर्थिया है। तुम्हें पसंद है? मैंने सर हिलाया। हाँ, बहुत पसंद है। क्रिस्टल जैसा लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं बात कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि जी हानमो ने पॉट मेरी तरफ बढ़ा दिया। ले लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने इंस्टिंक्टिवली हाथ बढ़ाया और शॉक हो गया। मेरे लिए? जी हानमो के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तुम्हें पसंद नहीं? ले लो, मेरे घर में बहुत हैं। तब मुझे याद आया वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो शायद ऐसे प्लांट्स ग्रो करने में एक्सपर्ट होगी। लास्ट टाइम भी वो कैक्टस लेके आई थी और मुझे लगा ऐसा सक्यूलेंट प्लांट शायद ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। मैंने खुशी से ले लिया। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बबल टी पिलाऊंगा। जी हानमो मुझे देखने लगी, फिर उसने फ़ोन निकाला। फिर प्रॉमिस तोड़ना मत, पहले फ्रेंड ऐड करते हैं। मैंने भी फ़ोन निकाला। ओके, बिल्कुल प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा। जल्दी ही बस स्टॉप आ गया। इस बार जी हानमो सीधा नहीं गई, वो रुककर मुझे बाय बोलने लगी। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। उससे बाय बोलकर मैं प्लांट पॉट लेकर क्लासरूम गया। तभी योंग जियान भौंकते हुए आया और मेरे पास बैठ गया। उसका फेस एक्साइटेड था। कल रात ग्रुप चाट में लेट नाइट गॉसिप चल रहा था। सुना है सू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के हॉट बॉय को डेट कर रही है। मुझे पता था वो हॉट बॉय फेंग युआन ही है। फेंग युआन पहले अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता था, लेकिन उसके फादर के प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं जा सका। मजबूरी में एंट्रेंस एग्जाम दिया और पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। अभी उनकी फैमिली कंडीशन भी अच्छी नहीं चल रही थी। वो सू किंग जैसी सुपर रिच लड़की को पकड़ना चाहता था और सू किंग भी फेंग युआन के लिए फैमिली से आर्ग्यू करके अब्रॉड जाना रिफ्यूज कर चुकी थी। दोनों मिलते ही क्लोज हो गए थे। शायद अभी फेंग युआन के रेंटेड अपार्टमेंट में रोमांस चल रहा होगा। मेरा काम फेस देखकर योंग जियान हैरान हो गया। लिनफांग, तुझे शॉक नहीं लगा? सू किंग किसी को डेट कर रही है। मैंने सीधा बोला, उस यंग लेडी का मैटर मुझसे क्या लेना देना। गॉसिप करने से बेटर एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढ। योंग जियान ने सर हिलाया। सही बात है। फिर अचानक उसकी नज़र मेरे प्लांट पर गई। एक मिनट, लिनफांग, ये नियॉन लाइट पॉट तेरा है? हाँ, क्यों? अरे भाई, तो अभी तक बोल रहा था तो गरीब है और क्लास में 4 फिगर वाला प्लांट ले आया। मैं भी शॉक हो गया। क्या मजाक कर रहा है? इतना छोटा सा प्लांट इतना महंगा कैसे? योंग जियान ने ध्यान से देखा। 4 फिगर क्या, इससे भी ज्यादा होगा, कम से कम 5 फिगर्स का है। मैंने तुरंत ऑनलाइन सर्च किया। सच में ये प्लांट चीप नहीं था। इसकी क्वालिटी देखकर समझ आ रहा था कि जी हानमो ने इसे ग्रो करने में बहुत एफर्ट दिया है। मैंने फ़ोन निकाला और जी हानमो को मैसेज भेजा। प्लांट का फोटो भेजकर लिखा, सिस्टर हानमो, आज आफ्टरनून तुम कब फ्री होगी? मैं ये फ्लावर पॉट वापस करना चाहता हूँ। उसने क्वेश्चन मार्क भेजा। तुम्हें पसंद नहीं? मैंने रिप्लाई किया, पसंद है, पर यह बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे डर है मैं इसे जिंदा नहीं रख पाऊंगा। बेटर तुम्हें वापस दे दूं। कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, नो नीड। फिर उसने केयर इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर दिए। बस इसके हिसाब से केयर करना। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। मैंने फ़ोन बंद किया और प्लांट को देखने लगा। मेरा दिल थोड़ा हिल गया था। लेकिन मैटर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। योंग जियान फिर से प्लांट को घूरने लगा और बोला, माय गॉड लिनफांग, ये पॉट मुझे गोल्ड जैसा लग रहा है। मैंने चेस्ट पकड़ ली। बस कर यार और मत बोल। आज आफ्टरनून मेरी क्लासेस नहीं थी, इसलिए मैं पूरे रास्ते प्लांट को ट्रेजर की तरह संभालकर रूम में ले गया।
नेक्स्ट रूम में मेरी स्टेप मदर लूले फन ने विंडो के बाहर से आवाज दी, लिनफांग, घर की मैडम तुमसे बात करना चाहती हैं। मैडम सू के नाम सुनते ही मुझे इरिटेशन फील हुआ। पिछली लाइफ में 5 साल तक जब भी सू किंग पास नहीं होती थी, मैडम सू मुझे परेशान करती थी। मेरा रजिस्टर्ड डॉर्म रूम 1 वीक बाद मिलेगा, इसलिए मुझे अभी 1 हफ्ता और यहीं रहना पड़ेगा। मैं मैडम सू के पास गया और सीधा बोला, क्या काम है मॉम? अगर मैं कर सकता हूं तो मना नहीं करूंगा। मैडम सू बहुत टेंशन में बोली, किंग शू फिर क्लास बंक कर रही है। आज होमरूम टीचर का कॉल आया, वो 2 दिन से क्लास में गई ही नहीं, स्कूल अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन मुझे बिल्कुल कंसर्न नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था स्कूल का होमरूम टीचर कभी भी मैडम सू को डायरेक्टली कॉल करके मिस सू की कंप्लेन नहीं करेगा। सू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस को कौन प्रोवोक करेगा और कौन हिम्मत करेगा ये देखने की कि वो क्लास अटेंड कर रही है या नहीं? मैडम सू ने मुझे देखा और बोली, तुम और किंग एक ही स्कूल में हो ना? कुछ क्लासेस भी सेम है। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस पर नज़र रखने में? अगर वो क्लास बंक करे मुझे टेक्स्ट कर देना, पहले ऐड करते हैं। मुझे सब क्लियरली समझ आ गया। मैडम सू असल में सू किंग के बंक करने पर गुस्सा नहीं थी। वो इसलिए गुस्से में थी क्योंकि सू किंग क्लास बंक करके फांग युआन के साथ डेट पर जा रही थी। ये सब पिछली लाइफ में भी हुआ था। तब मुझे सू किंग के लिए फीलिंग्स थी, इसलिए मैंने उसे सब बता दिया था। उसके बाद सू किंग हर बार क्लास में जल्दी आती थी, अटेंडेंस के लिए मेरे सामने बैठती थी। मैं फ़ोटो खींचकर मैडम सू को भेज देता था और वो फिर निकल जाती थी। बाद में जब मैडम सू को सच पता चला तो उसने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। इस बार मैं सू किंग की हेल्प नहीं करना चाहता था। मैं मना करने ही वाला था कि लूले फन ने मेरे बैग पर हाथ रखा। अरे बस फोटो ही तो लेना है मिस सू का, इतना भी मुश्किल काम नहीं है। चिंता मत करो मॉम, लिनफांग ज़रूर कर देगा। ये बोलकर उसने अपने वी चैट से मैडम सू का QR कोड स्कैन कर लिया, फिर कॉन्टैक्ट कार्ड मेरे हाथ में दे दिया। मेरा दिल भारी हो गया। मैं लूले फन के पीछे गया और धीरे से बोला, मैं फ़ोटो नहीं लूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। उसने सीधा जवाब दिया, तुम ऑलरेडी हाँ बोल चुके हो, नहीं करना तो खुद देख लो। मैं सीधा रूम में वापस आ गया। मुझे मैडम सू की प्लानिंग समझ आ गई थी। क्योंकि मैं रिसेंटली सू किंग के पास जाने लगा था, इसलिए मैडम सू अलर्ट हो गई थी। और सू किंग को सबसे ज़्यादा नफरत थी किसी के कंट्रोल या स्पाइंग से। तो मैडम सू मुझे सीक्रेटली फ़ोटो लेने को कह रही थी, ताकि सू किंग मुझसे हेट करे और फांग युआन से भी दूर रहे। रात 10 बजे के बाद सू किंग फाइनली घर आई। घर आते ही उसका मैडम सू के साथ झगड़ा स्टार्ट हो गया। लगभग 1 घंटे तक दोनों आर्ग्यू करते रहे। फिर सू किंग गुस्से में विला से बाहर निकली और पास वाले पवेलियन में चली गई। वो पवेलियन मेरे रूम की विंडो के सामने था। पिछली लाइफ में मैं अक्सर विंडो से चुपके उसे देखता था। सू किंग ठंडी नज़र से मेरी विंडो को देख रही थी और मन में काउंट करने लगी। हर बार जब वो 20 तक काउंट करती थी, ड्राइवर का बेटा यानी मैं बाहर आ जाता था, कभी खाना लेकर, कभी अम्ब्रेला लेकर या बस उसे देखने के लिए। लेकिन इस बार क्लिक, जिस विंडो को वो देख रही थी वो अचानक बंद हो गई और तुरंत कर्टन्स भी बंद हो गए। सू किंग सीधी खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर डिसबिलीव था। वो गुस्से में आई और मेरी विंडो पर नॉक करने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद नॉक करेगी। मैं कुछ सेकंड्स रूम में खड़ा रहा, फिर बाहर गया। मिस सू, मुझे ढूंढ रही हो? सू किंग ने मुझे अजीब एक्सप्रेशन से देखा। तुमने विंडो क्यों बंद की? प्राइवेसी के लिए, अंदर सब दिखता है, अच्छा नहीं लगता। उसका फेस तुरंत कोल्ड हो गया। मेरा बिहेवियर पिछली लाइफ से अलग था, पर उसे लगा ये भी मेरा नया ट्रिक है अटेंशन लेने का। ठीक है, आज के बाद विंडो बंद ही रखना, कभी मत खोलना। मैं उसके जाते हुए फिगर को देखकर सोचा, ये रिच यंग लेडी सच में बहुत ट्रबलसम है। सू किंग अचानक रुक गई, फिर मुड़कर बोली, मेरी मदर ने तुमसे क्लास में मेरी फोटोज लेने को बोला है, राइट? मैं शॉक हो गया। तुम्हें कैसे पता? रिलैक्स, मैं तुम्हें कैंडिड फोटोज लेने से मना नहीं करूंगी, पहले भी नहीं किया, फ्यूचर में भी नहीं। फिर वो ठंडी सी स्माइल से बोली, ले सकते हो, अगर उसने बोला है तो ले लो, वैसे भी मैं क्लास बंक नहीं करूंगी। ये कहकर वो मुड़ गई। मुझे पिछली लाइफ याद आई। तब मैंने उसकी हेल्प की थी और बाद में मैडम सू ने मुझे डांट दिया था। इस बार मैं वैसा नहीं होने दूंगा। अनएक्सपेक्टेडली मैंने उसे आवाज दी, 1 मिनट। सू किंग रुक गई। उसके फेस पर एक्सप्रेशन था, मुझे पता था ये अभी भी मुझे पसंद करता है। उसने एरोगेंट टोन में पूछा, क्या है? लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन टूट गई।
उसने देखा मैं फ़ोन पकड़े खड़ा हूँ और कैमरा उसकी तरफ है। मिस सू, अभी आपने बोला ना मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, प्लीज़ एक बार और बोल दो, बाद में मुझे डांटना पड़े। सू किंग गुस्से से बोली, ले लो फ़ोटोज़, लेना है तो लो, अब खुश? ये कहकर वो गुस्से में चली गई। मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ वीडियो सेव कर लिया, फिर चैन से सो गया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था सू किंग इतने गुस्से में थी कि रात भर सो ही नहीं पाई। अगले सुबह उसे जल्दी क्लास जाना पड़ा। कार में बैठते ही उसने आदत से लेफ्ट साइड देखा। जहां मैं हमेशा ओबीडियंटली वेट करता था, वहां मैं नहीं था। कार चलने के कुछ देर बाद वो रास्ते में मुझे चलकर जाते हुए देखने लगी। उसकी नज़र सीधा मेरे हाथ में पकड़े मिल्क कार्टन पर टिक गई। मुझे सुबह मिल्क पीना हमेशा पसंद था। रोज सुबह उठकर मैं 2 मिल्क कार्टन्स गर्म पानी में रख देता था। जब घर से निकलता, कार या रास्ते में पीता था। सू किंग ने काफी टाइम से वो मिल्क नहीं पिया था। उसने लगभग 2 सेकंड तक मेरे हाथ का मिल्क कार्टन देखा, फिर अचानक बोली, कार रोको। फिर विंडो से मुझे देखकर बोली, अंदर बैठो। मैंने सर हिला दिया। थैंक यू मिस सू, लेकिन जरूरत नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। ये पहली बार था जब सू किंग ने खुद से काइंडनेस दिखाई थी और मैंने मना कर दिया। वो ठंडी सी हंसी और बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। सिडैन आगे निकल गई। मैं भी टाइम पर बस पकड़ ली। जी हानमो सच में बस में थी। मैं खुशी से उसके पास गया। सीनियर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी हानमो ने जल्दी से फ़ोन साइड कर दिया। अगर मैं ध्यान से देखता तो समझ जाता कि वो मेरी मोमेंट्स फीड देख रही थी। मैंने उससे एक वार्म मिल्क कार्टन दिया। सीनियर, मिल्क लो। हम दोनों कई बार साथ बस में आ चुके थे, तो अब थोड़े क्लोज हो गए थे। उसने फ़ोन खोला और मुझे अपना ब्यूटीफुल गार्डन दिखाया। बस से उतरने के बाद वो बोली, अगर बाद में टाइम हो तो तुम्हें मेरा गार्डन दिखाऊंगी। वहाँ एक छोटा फिश पॉन्ड भी है। हम बात कर ही रहे थे कि जी हानमो अचानक रुक गई। मैंने भी फील किया कुछ हुआ है। ऊपर देखा तो सू किंग अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ी थीं। उनकी नज़र जी हानमो के हाथ में मिल्क कार्टन पर थी। उसकी एक फ्रेंड ताने मारकर बोली, किंगशू, ये तुम्हारे घर के ड्राइवर का बेटा नहीं है? पहले तो हमेशा तुम्हारे पीछे घूमता था, अब पार्टनर चेंज कर लिया क्या? ये पार्टनर चेंज वाली बात सू किंग को चुभ गई। उसे अभी तक पता ही नहीं था कि मैं भी रीबॉर्न हो चुका हूं। सू किंग ने जी हानमो के हाथ का मिल्क कार्टन देखा, फिर मुझे स्नेयर करके बोली, अब समझी मैं, इसीलिए मुझसे राइड नहीं मांगते हो। किसी और लड़की पर दिल आ गया, इसीलिए मैं अच्छी नहीं लगती। मेरा फेस तुरंत उतर गया। मिस सू, क्या बकवास कर रही हो? वो बोली, बकवास? क्या गलत बोला? जब तुम पहली बार सू फैमिली आए थे, रोज सुबह कार में मेरा वेट करते थे ना, यही मिल्क कार्टन मुझे देते थे। अब किसी और को क्यों दे रहे हो? पिछला खुद याद आया तो मेरा एक्सप्रेशन ग्रिम हो गया। मुझे सच में अफसोस हुआ कि मैंने कभी सू किंग को पसंद किया था। आज इसने क्या खा लिया जो ऐसी हो गई? सू किंग ने जी हानमो की तरफ देखा और बोली, तुम्हें शायद पता नहीं, ये मेरे घर के ड्राइवर का बेटा है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुआ। सॉरी सीनियर जी। जी हानमो ने हाथ बढ़ाकर मेरे हेड पर हल्का पैट किया। तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे पता था सू किंग का एटीट्यूड खराब है, लेकिन मैं जी हानमो को इस मेस में नहीं लाना चाहता था। मैंने बोला, सीनियर आप क्लास जाओ, लेट मत हो। जी हानमो ने फ्राउन करके पूछा, वो कौन है? मैं 2 सेकंड चुप रहा। पागल है, सिक है। जी हानमो थोड़ी रुकी, फिर धीरे से पूछा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बिल्कुल नहीं। मैंने तुरंत साफ मना कर दिया। मुझे इतनी जल्दी डिनाई करते देख सू किंग ठंडी हंसी। मैं ड्राइवर के बेटे को नोटिस करूंगी? कभी नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम ड्राइवर के बेटे को पसंद नहीं करती, तो जो 5 साल तुम्हारे पास था वो भूत था क्या? किसने बोला था उससे प्यार करने को? तुम ठीक हो? दिमाग खराब है तो ट्रीटमेंट कराओ। 2 जिंदगियों में पहली बार मैंने सू किंग को डांटा था। वो जम सी गई और मुझे घूरती रही। सू किंग चुप थी, जी हानमो भी चुप थी। मैं ऑकवर्ड होकर बोला, सीनियर जी बाय, मैं क्लास जा रहा हूं, आप भी जल्दी जाओ। मैं उसके रिप्लाई का वेट किए बिना स्कूल गेट के अंदर भाग गया। मैं जी हानमो की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कहीं उसकी आंखों में सरप्राइज या कंटेम्प्ट न दिखे। पिछली लाइफ में सू किंग के साथ रहते हुए मैं ऐसे लुक्स बहुत देख चुका था। उधर सू किंग कोल्ड फेस के साथ वहीं खड़ी रही। वो अनविलिंगली जी हानमो को देख रही थी। जी हानमो का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं था। उसके हाथ में अभी भी मिल्क कार्टन था। वो गुस्से में मेरी जाती हुई बैग को देखती रही जब तक मैं गायब नहीं हो गया। फिर वो भी मुड़कर चली गई। आज मॉर्निंग जॉइंट क्लास थी। सीट पर बैठकर मैंने जी हानमो का चैट ओपन किया। मैं सॉरी बोलना चाहता था।
काफ़ी देर तक टाइप करता रहा, डिलीट करता रहा, लेकिन एक वर्ड भी सेंड नहीं हो पा रहा था। जो भी लिखता सही नहीं लग रहा था। जब मैं फ़ोन बंद करने वाला था, तब जी हानमो का मैसेज आया। क्या हुआ? तब मुझे पता चला कि मैं लगभग 10 मिनट से टाइप कर रहा था। एक भी मैसेज सेंड नहीं हुआ था। वो सब शायद उसने देख लिया था। मेरा फेस शर्म से रेड हो गया। सीनियर, जो अभी हुआ उसके लिए सॉरी। होप आप माइंड नहीं करोगी। उसका रिप्लाई आया, मैंने बोला ना, तुम्हारी गलती नहीं थी, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखों में हल्का पानी आ गया। सू किंग के कंपैरिजन में सीनियर खाया का नेचर सच में बहुत अच्छा था। सू किंग ने जी हानमो से जिस टोन में बात की थी, उसके बाद मैं टेंशन में आ गया। पता नहीं जी हानमो ने गलत समझा होगा या नहीं। कहीं वो मुझे ऐसा लड़का ना समझे जो सबसे फ्लर्ट करता है। मैं यही सोच रहा था कि कोई मेरे टेबल के पास से गुजरा और टेबल से टकरा गया। मैंने ऊपर देखा, सू किंग कोल्ड फेस के साथ मेरे पास से गुजरी और जाके लास्ट रो में बैठ गई। मैं शॉक हो गया। आज सू किंग क्लास अटेंड कर रही है? क्या वो फांग युआन के पास नहीं जा रही? क्या कल रात जो उसने बोला था वो सच था? मैं कुछ सेकंड्स तक स्टन रहा, फिर तुरंत फोन निकाला। जैसे ही सू किंग बैठी, मैंने उसकी फोटो खींच ली और मैडम सू को भेज दी। उसने खुद बोला था फोटो लेके भेजो मॉनिटरिंग के लिए। मैं बस वही कर रहा था। अगर इससे मेरी प्रॉब्लम कम हो जाए तो और भी बेटर। सू किंग अभी बैठी ही थी कि वोंग शियाओ ने उससे बोला, लिनफंग ने अभी फोन से तुम्हारी फोटो ली। सू किंग का एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया। मुझे पता है, मैं अंधी नहीं हूं। 2 दिन तक जब भी सू किंग और मैं क्लास में होते, मैं कैजुअली एक फोटो खींचकर मैडम सू को भेज देता। थोड़े ही टाइम में यूनिवर्सिटी गॉसिप ग्रुप में रूमर फैल गया। सब कहने लगे कि मैं सू किंग को पसंद करता हूं, मैं उसका पीछा करता हूं, क्लास में उसकी कैंडिड फोटोज लेता हूं, क्लास के बाद भी उसकी फोटोज लेता हूं, अलग क्लासेस में जाके उसे स्टॉक करता हूं। योंग जियान ने गॉसिप ग्रुप के एक्सपोज पोस्ट दिखाए। भाई, लोग बोल रहे हैं तू सू किंग के पीछे पागल है, तू उसे परस्यू कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, फोटोज ले रहा है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। अब समझ आया पिछले 2 दिन से लोग मुझे अजीब नज़र से क्यों देख रहे थे। मैंने बोला, इतना एग्जैजरेटेड भी नहीं है, कोई जानबूझकर मुझे बदनाम कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये यंग लेडी क्लास बंक करती थी, इसीलिए मैडम सू ने मुझे उस पर नज़र रखने को बोला। रोज़ उसकी क्लास फोटो भेजनी पड़ती है। योंग जियान शॉक हो गया। क्या डेंजरस मदर है। अब समझा मिस सू इतनी रिबेलियस क्यों है। लिनफोंग टू एक्सप्लेन क्यों नहीं करता, सब गलत समझ रहे हैं। मैंने सर हिला दिया। मुझे पता था ये गॉसिप ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 2 हफ्ते में फांग युआन फैमिली मैटर की वजह से अब्रॉड चला जाएगा। फिर सू किंग के पास क्लास बंक करके उसके पास जाने का रीजन नहीं रहेगा। मैडम सू भी रिलैक्स हो जाएगी। मुझे डेली फोटोज भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिससे डर हो वही होता है। उस दोपहर लंच टाइम में मेरी मुलाकात सू किंग से हो गई। मुझे लगा मेरी किस्मत ही खराब है। पिछली लाइफ में उसे मिलने के लिए मैं चांस एनकाउंटर्स प्लान करता था। अब रीबर्थ के बाद बिना रीजन हर जगह टकरा रही है। सू किंग ने सीधा बोला, पिछले 2 दिन से मेरी फोटोज ले रहे हो, मुझे बताने का प्लान नहीं था। फिर थोड़ा रुककर मीनिंगफुली बोली, मेरी फोटोज अभी भी गैलरी में सेव्ड हैं। मैंने उसे डिस्डेन से देखा। तुम ही तो क्लास बंक करती थी, इसीलिए मैडम सू ने अटेंडेंस फोटोज मांगे। अब तुम रोज क्लास आ रही हो, मैडम सू बहुत खुश है। रिपोर्ट करने को और क्या है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फोटो सेव नहीं करता, एक भी नहीं। सू किंग की आंखें हल्की सी हिल गईं। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थीं। इतनी फोटोज लीं, एक भी सेव नहीं की। मैं क्यों सेव करूं? क्या रीजन है मेरे पास तुम्हारी फोटो सेव करने का? बैड लक? मेरी बात से सू किंग हंस पड़ी, लेकिन ठंडी हंसी थी। मुझे यकीन नहीं मिस्टर लिन, तुम मुझे पसंद करते हो, बस मान नहीं रहे। मैंने अंदर ही अंदर माना, पिछली लाइफ वाला मैं सच में उसे पसंद करता था, लेकिन अब मैं श्योर था, अब नहीं। मैंने फ़ोन निकाला और मैडम सू के साथ चैट हिस्ट्री खोल दी। अगर बिलीव नहीं करती खुद देख लो। सू किंग ने फ़ोन छीन लिया। उसने चैट देखी। सिर्फ क्लास की फ़ोटोज़ थीं या क्लास के बाद की फ़ोटोज़ थीं। हर फोटो में या तो उसकी बैक थी या ब्लरी साइड प्रोफाइल थी। एक भी क्लियर फ्रंट प्रोफाइल नहीं थी। सू किंग का फेस तुरंत डार्क हो गया। अच्छा, मेरी मॉनिटरिंग की, मेरी फोटोज ली और मेरा फेस तक कैप्चर नहीं किया। इतना भी देखना नहीं चाहते मुझे? मैंने बिल्कुल इमोशनलेस बोला, क्योंकि तुम्हारा फ्रंट प्रोफाइल इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है। सू किंग ठंडी हंसी और सर हिला दिया। सू किंग ठंडी नज़र से मुझे देखकर बोली, फिर बताओ, किसका फेस ब्यूटीफुल है? क्या वो जी हानमो है? मैं हैरान हो गया। सीनियर जी का नाम अचानक क्यों ला रही है? वो तुरंत बोली, सीनियर जी? उसे इतनी फैमिलियरिटी से बुलाते हो?
मैं भी तुम दोनों से बड़ी हूं, मुझे सीनियर क्यों नहीं बुलाते? उसके साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? मैंने हाथ बढ़ाकर अपना फोन वापस खींच लिया। हमारे बीच जो भी रिलेशन हो, तुमसे कोई लेना देना नहीं। सू किंग का चेहरा तुरंत ग्रिम हो गया। उसने गुस्से में मेरा फोन जमीन पर फेंक दिया। क्रैक! स्क्रीन टूट गई। मैं तुरंत फोन उठाने झुक गया। सू किंग, तुम पागल हो क्या? स्क्रीन टूट गई है, इसका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। मैं बिल भेज दूंगा, होप मिस सू पेमेंट से मुकरोगी नहीं। ये कहकर मैं तुरंत वहां से चला गया। मैं एक सेकंड भी उसके साथ और नहीं रहना चाहता था। सू किंग गुस्से में पैर पटकने लगी। डैम इट! पहले जब उसे पता चला था कि मैं उसकी फोटोज लेता हूं, वो अंदर से खुश थी। उसे लगा मैं सीक्रेटली उसे प्यार करता हूं, इसीलिए उसने मुझे फोटोज लेने दिया था। उसे लगता था घर जाकर मैं उन फोटोज को चुपके देखूंगा। अब वही बात उसे खुद गुस्सा दिला रही थी। जब मैं स्कूल लौट रहा था, रास्ते में फूड स्ट्रीट से गुजरा। मुझे नहीं पता था सामने वाले स्कूल की जीहानमो भी आज क्लासमेट्स के साथ वहीं लंच कर रही थी। सबसे पहले उसने मुझे देखा, लेकिन उसने मुझे आवाज नहीं दी। सुबह वो एग्रीकल्चर कॉलेज में काफी आवर्स फील्ड वर्क करके आई थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। शायद वो मेरे सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, और मेरा एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब मैं भीड़ में गायब हो गया, तब उसकी टेबल के क्लासमेट्स भी मुझे देख रहे थे। एक ने पूछा, जिसके बारे में बात हो रही थी वो यही है? देखने में तो अच्छा लड़का लगता है, कौन सोचता स्टॉकर निकलेगा। जी हानमो तुरंत बोली, क्या बोल रहे हो तुम लोग, कौन सा स्टॉकर? एक क्लासमेट बोला, यूनिवर्सिटी ए की सेलिब्रिटी सू किंग को जानती हो? उसके घर के ड्राइवर का बेटा उसे सीक्रेटली पसंद करता है। वो सेम स्कूल में है और रोज उसकी चोरी छिपे फोटोज लेता है। फिर उसने एक्सपोज पोस्ट खोला। देखो, पोस्ट में क्लियरली मैं फोन पकड़कर सू किंग की बैक फोटो ले रहा था। जी हानमो को सुबह सू किंग की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्या वो सच में सू किंग को पसंद करता है? फिर उसने फ्राउन किया। चाहे जो भी हो, ये पोस्ट्स मेरे लिए अच्छी नहीं थीं। शायद किसी को कहकर ये सब हटवाना चाहिए। उधर स्कूल वापस आकर मैंने भी एक्सपोज पोस्ट देख लिया, मेरे सीक्रेटली सू किंग की फोटोज लेने वाली न्यूज़। लेकिन कुछ ही देर में वो पोस्ट डिलीट हो गई। मेरे बारे में सारी गॉसिप भी क्लीन हो गई। योंग जैंग शॉक हो गया। ये सू फैमिली का इन्फ्लुएंस है क्या? पूरा इंटरनेट साफ कर दिया। मैं फोन को देखकर सोचने लगा, मुझे नहीं लगता ये सू किंग ने किया होगा, लेकिन अगर उसने नहीं किया तो फिर किसने? तीसरे दिन जब मैं क्लासरूम के गेट पर पहुंचा, मैंने देखा सू किंग सीढ़ियों से नीचे आ रही है। वो बोली, आज फांग युआन का बर्थडे है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेने जाना है। आज मेरी मदर को थोड़ा हैंडल कर दो, कल से मैं ओबीडियंटली क्लास आ जाऊंगी। वो ऐसे बोल रही थी जैसे मेरा काम हो उसकी हेल्प करना। मैंने सीधा फोन निकाला और उसकी फोटो खींच ली। फिर कोल्ड फेस से बोला, ठीक है, जाओ। ये बोलकर मैं वीचैट खोलने लगा। मैं उसकी स्किपिंग क्लास वाली फोटो मैडम सू को भेजने वाला था। सू किंग ने तुरंत फोन छीन लिया। तुम इतने इर्रीजनेबल क्यों हो? मैंने बोला ना, आज फांग युआन का बर्थडे है, मैं रात 8 बजे वापस आ जाऊंगी। इतना भी मुश्किल है मेरी मदर को हैंडल करना? मैंने ठंडी हंसी के साथ बोला, बहुत मुश्किल है। मैडम सू इजी नहीं है। उन्हें झूठ बोलने का रिजल्ट मैंने पिछली लाइफ में भुगता है। सू किंग की आंखों में गुस्सा भर गया। फिर भी बोलते हो मुझे पसंद नहीं करते? अभी जब मैंने फांग युआन के बर्थडे का बोला, तुम्हारी आंखों में जेलसी थी। मैंने सीधा जवाब दिया, मिस, नार्सिसिज्म भी एक बीमारी है, ट्रीटमेंट करवा लो। सू किंग ने गुस्से में मेरा फोन लेकर मुड़ गई। रात 8 बजे आ जाऊंगी, तब आकर फोन ले लेना, मैं खुद मदर को एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं गुस्से में उसके पीछे भागा, लेकिन वो जल्दी से कार में बैठ गई। डोर बंद हुआ, कार निकली और वो चली गई। मेरा फैमिली मैडम सू और सू किंग के बीच फंसा हुआ था। मैंने डिसाइड कर लिया था, पापा को ये जॉब छुड़वाऊंगा, खुद और पार्ट टाइम जॉब्स करके पैसे कमाऊंगा। फ़ोन भी नहीं था, इसलिए मैडम सू को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। घर जाके सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ़ोन के बिना न बस ले सकता था, न कुछ बाय कर सकता था। आज मुझे योंग जैंग की हेल्प लेनी पड़ी। उससे शेयर्ड बाइक रेंट करवाई और उसी से घर गया। मैंने सोचा, सीनियर जी हानमो ने मुझे 3 दिन से नहीं देखा होगा, शायद वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं करेगी। दूसरी तरफ जी हानमो ने टाइमिंग बिल्कुल कैलकुलेट करके बस स्टॉप पर आना चूज किया। वो 10 मिनट वेट करके उसी बस रूट में चढ़ी जिसमें मैं आता था।
जब बस फैमिलियर स्टॉप पर पहुंची, वो तुरंत सीधी खड़ी हो गई और फ्रंट डोर की तरफ देखने लगी, लेकिन बस का डोर बंद होने तक मैं अंदर नहीं आया। जी हानमो की आंखों में हल्का से सैडनेस था। उस दिन के बाद जब हम बस से उतरकर सूकिंग से टकराए थे, मैं दोबारा बस में दिखा ही नहीं। वो सोचने लगी, क्या वो मुझे अवॉइड कर रहा है? यह सूकिंग की वजह से? क्या वो जानबूझकर मुझसे डिस्टेंस बना रहा है? उसने नॉर्मल एक्ट करते हुए मेरा वीचैट खोला और मैसेज भेजा, नियॉन प्लांट पॉट कैसा है आजकल? थोड़ा धूप देना, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट मत देना। मैसेज कैजुअल था, लेकिन भेजने के बाद वो एंग्शियस होकर रिप्लाई का वेट करने लगी। पूरा मॉर्निंग निकल गया, कोई रिप्लाई नहीं। शाम तक भी नहीं। पूरा दिन जी हानमो इसी बात में सोचती रही। आखिर उसने फिर मैसेज भेजा, रिप्लाई क्यों नहीं? कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इस बार तुरंत मैसेज आया, आज के बाद लिन फैंग को मैसेज मत भेजना। जी हानमो का एक्सप्रेशन हैवी हो गया। उसने क्वेश्चन मार्क भेजा, तुरंत रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। वो समझ गई मुझे ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन उसने तुरंत सोचा, नहीं, लिन फैंग ऐसा नहीं करेगा। किसी और ने उसका फोन यूज करके ब्लॉक किया है। कौन? सू किंग। वो सोचने लगी, क्या लिन फैंग सच में यूसे पसंद करता है? उधर मैं योंगजियन को बाय बोलकर शेयर्ड बाइसिकल से घर जा रहा था। ट्रैफिक लाइट पर रुका हुआ था। जी हानमो बस में थी और उसने मुझे बाइसिकल पर देख लिया। वो बिलीव नहीं कर पा रही, सिर्फ मुझसे बचने के लिए इतनी दूर साइकिल से जा रहा है। आज हल्की स्नो जैसी ठंड थी और मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। तभी रोड साइड से किसी ने आवाज दी। एक लड़की की क्लियर और सॉफ्ट वॉइस थी, थोड़ा रिजेंटमेंट भी था। फिर किसी का हाथ मेरे हैंडल बार पर आया। मैं रुक गया। ऊपर देखा, जी हानमो थी। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। तुम आजकल स्कूल आने जाने के लिए साइकिल चला रहे हो? इतना लॉन्ग डिस्टेंस? कब तक? वो कंफर्म करना चाहती थी, क्या मैं सू किंग के गुस्से से बचने के लिए बस अवॉइड कर रहा था? मैं अभी तक नहीं जानता था कि मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया गया है। मैंने हैरानी से पूछा, सीनियर आप यहाँ? वो थोड़ा गिल्टी होके बोली, बस यूं ही पास से जा रही थी, क्या कोइंसिडेंस है? मैं साइकिल साथ साथ चलाने लगा। मैंने ऑनेस्टली बोला, आज मॉर्निंग स्कूल आते वक्त सू किंग ने मेरा फ़ोन छीन लिया। अब मेरे पास फ़ोन नहीं है तो बस पास यूज़ नहीं कर सकता। क्लासमेट से शेयर्ड बाइक स्कैन करवाई और अब धीरे धीरे घर जा रहा हूँ। जी हानमो पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड थी। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि रीज़न ये होगा। वो धीरे से बोली, तुम्हारा फ़ोन सू किंग के पास है? मैंने सर हिलाया। वो क्लास बंक करती है। मैडम सू ने मुझे उस पर नज़र रखने को बोला था। जब उसे पता चला वो गुस्सा हो गई और फ़ोन ले गई। मुझे मैडम सू को कांटेक्ट भी नहीं करने दे रही। अब सब क्लियर हो गया। जी हानमो ने अंदर ही अंदर रिलीफ लिया। अच्छा हुआ वो बस से उतरकर मुझे क्लियर करने आई थी। तभी आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जी हानमो ने ऊपर देखा, बारिश हो रही है। अब साइकिल मत चलाओ, पहले कहीं शेल्टर चलते हैं। फिर उसने पूछा, डिनर किया? मैंने ओबीडियंटली बोला, हाँ किया। फिर उसने फिर पूछा, बबल टी पिया? मुझे सवाल थोड़ा स्ट्रेंज लगा। नहीं, आज नहीं पिया। चलो फिर मैं ट्रीट देती हूँ बबल टी। अब बारिश थोड़ी तेज होने लगी थी। रोड पर सब लोग भागने लगे। जी हानमो ने मेरा स्लीव पकड़ा और मुझे साथ खींचकर भागी। मॉल के एंट्रेंस पर पहले ही क्राउड था। वो मेरा स्लीव टाइट पकड़े हुए भीड़ के बीच से अंदर घुस गई। बबल टी शॉप का एटमॉस्फेयर अजीब क्वाइट था। हम दोनों चुपचाप बैठे रहे और विंडो के बाहर बारिश देखते रहे। सच कहूं तो हम टोटल कुछ हीठा बार मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं, और जी हानमो भी पता नहीं क्या सोच रही थी। मैं जी हानमो के साथ रेन से बचने मॉल आ गया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उधर सू किंग फांग युआन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन अंदर से वो बहुत एंशियस थी। फांग युआन जानता था कि सू किंग हमेशा से उसे पसंद करती है, लेकिन पहले वो उसके साथ हमेशा अलूफ रहता था, कभी रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन रिसेंटली उसे डेंजर फील हुआ। उसे लगा सू किंग ड्राइवर के बेटे यानी मेरे लिए उससे ज़्यादा केयर करती है जितना वो समझता था। इसलिए बर्थडे के मौके पर फांग युआन ने सीधा सू किंग के साथ रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये सब सुनने के बाद भी सू किंग के फेस पर खुशी का कोई साइन नहीं था। वो बस विंडो के बाहर गिरती हैवी रेन को देख रही थी। उसकी आईब्रोज हल्की सी सिकुड़ गई। फिर उसने पॉकेट से एक ब्रोकन स्क्रीन फोन निकाला। फांग युआन ने फोन देखते ही शॉक से पूछा, किंग ये फोन किसका है? सू किंग का मूड पहले ही खराब था। लिन फांग का। ड्राइवर के बेटे का फोन तुम्हारे पास क्यों है? सू किंग ने फोन स्क्रीन टैप किया। उसने टाइम देखा, रात काफी हो चुकी थी।
सुबह 9:30 पर उसने मेरा फ़ोन छीन लिया था ताकि मैं मैडम सू को ना बता सकूं कि वो फांग युआन के साथ क्लास बंक करके गई है। अब इतनी रात हो गई थी, बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। वो सोचने लगी, लिनफांग अब कैसा होगा। सू किंग थोड़ी इरिटेटेड हो गई। वो फांग युआन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे घर भी जाना था। आखिर वो बोली, वाई डोंट यू मेरे साथ घर चलो, आज और कल मेरे यहाँ रह लो, मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगी। फांग युआन एक सेकंड के लिए स्टन्ड रह गया। बचपन में वो ओल्ड सू मैनर गया था, लेकिन बड़ा होने के बाद कभी नहीं गया। उसे लगा इस बार सू किंग सच में रिलेशनशिप कंफर्म करना चाहती है। जब वो लोग घर पहुंचे, रात 10:30 बज चुके थे। अंदर आते ही सू किंग ने बटलर से पहला सवाल पूछा, लिनफांग को बुलाओ। बटलर बोला, मिस, लिनफांग अभी तक घर नहीं आया। क्या, अभी तक नहीं आया? सू किंग तुरंत गुस्से में आ गई। उसने प्रॉमिस किया था 8 बजे तक आएगा और फ़ोन ले जाएगा। मैं इतनी जल्दी फांग युआन को होटल से लेकर आई और वो खुद वापस नहीं आया। बटलर ने जल्दी से समझाया, मिस, इतनी रात हो गई है और बारिश भी हो रही है, शायद लिनफांग अम्ब्रेला नहीं लाया। फ़ोन करके पूछ लेते हैं कहाँ है, ड्राइवर लिन जाकर ले आएंगे। जैसे ही बटलर ने कॉल करना चाहा, सू किंग का फ़ोन रिंग हुआ। उसने इरिटेट होकर कॉल कट कर दिया। उसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर अम्ब्रेला नहीं है तो खुद खरीद ले। फिर अचानक उसे याद आया, मेरा फ़ोन तो उसके पास है, फ़ोन नहीं है तो मैं अम्ब्रेला कैसे बाय करता। वो अंदर ही अंदर झुंझुला गई। ठीक है, मैं खुद स्कूल जाकर ले आती हूँ। बटलर तुरंत बीच में आ गया, मिस, प्लीज़ मत जाइए, मैडम आपका वेट कर रही हैं। मैडम सू पूरे दिन गुस्से में थी क्योंकि वो सू किंग से कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, और अब सू किंग फांग युआन को घर ले आई थी। उनका मूड और ख़राब होना ऑब्वियस था। बटलर ने फांग युआन की तरफ देखा, मिस्टर फांग, रेस्ट रूम रेडी है, आप पहले रूम में जाकर रेस्ट कर लीजिए। फांग युआन ने सू किंग को देखा और थोड़ा कंप्लेन करते हुए बोला, किंग, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? बटलर को लगा ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैडम सू ऑलरेडी गुस्से में थी, ये तो आग में घी डालने जैसा था। सू किंग ने बटलर को इग्नोर कर दिया। सॉरी फांग युआन, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरे रूम में रेस्ट कर लो, मैं पहले मदर से मिलकर आती हूँ। उधर मैं और जी हानमो एक कैफ़े में बैठे थे। जी हानमो ने खुद से बोला, ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं लगती, यहाँ वेट करने से बेटर है ऊपर चल के मूवी देखते हैं। मैं तुरंत बोला, मुझे लगता है हम इतने क्लोज नहीं हैं कि साथ में मूवी देखें। सीनियर, आपको मेरे साथ रुकने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं बारिश रुकने का वेट कर लूँगा। जी हानमो ने सीधा जवाब दिया, बस में जो ट्रबल हुआ था भूल गए? रात भी हो रही है, तुम्हारे पास फ़ोन भी नहीं है, अकेले रहना सेफ नहीं, क्या सच में इतनी रात साइकिल से घर जाओगे? उसने सीरियस नज़र से मुझे देखा। उसकी आंखों में हल्की स्ट्रिक्टनेस थी। मैं उसकी नज़र देखकर इंस्टिंक्टिवली सर हिला दिया। जी हानमो सीधी खड़ी हो गई, चलो मूवी देखते हैं। वो जो रीसेंट पॉपुलर एनिमेशन है कैसा रहेगा? मुझे सब कुछ थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उसने फ़ोन देखा और बोली, 20 मिनट्स में स्टार्ट है, अभी टिकट्स मिल जाएंगी, पॉपकॉर्न लोगे? मैं कंफ्यूज होकर बोला, नहीं। मेरा दिमाग उसकी स्पीड के साथ चल ही नहीं रहा था। अभी पूछा देखना है या नहीं, और नेक्स्ट लाइन में टिकट्स भी ले ली। वो बोली, ठीक है, पॉपकॉर्न नहीं लेंगे, चलो ऊपर। मैं फिर मना करना चाहता था, लेकिन चुपचाप उसके पीछे चल दिया। मुझे ऐसे देखकर जी हानमो के दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट हुआ। उसने माना वो थोड़ी नॉटी है। मैं बिल्कुल उस टाइप का लड़का था जो उसे पसंद था। जिस दिन उसने मुझे पहली बार बस में देखा था, वो तभी से अट्रैक्ट हो गई थी। उसने प्लान किया था कि धीरे धीरे मुझे परस्यू करेगी, लेकिन प्लान्स हमेशा काम नहीं करते। अब वो स्पीड बढ़ाना चाहती थी। जब मूवी खत्म हुई, लगभग 11:30 बज चुके थे। बाहर की बारिश काफ़ी कम हो गई थी। जी हानमो ने थोड़ा सॉरी फील करते हुए बोला, सॉरी, तुम्हारे साथ मूवी देखते देखते इतनी लेट हो गई, तुम्हारे फैमिली वरी करेगी? मैंने सर हिला दिया, नहीं, मैंने तुम्हारा फ़ोन यूज़ करके मेरे डैड को कॉल कर दिया था, वो वरी नहीं करेंगे। मूवी सच में बहुत अच्छी थी। थोड़ी देर के लिए मैं सू फैमिली के ट्रबल्स भूल गया था, लेकिन अब मुझे वापस जाकर मैडम सू के गुस्से का सामना करना था। जी हानमो ने फ़ोन निकाला और बोली, तुम सू मैनर वापस जा रहे हो? एड्रेस दो, मैं कार बुला के तुम्हें घर भेज देती हूँ। जब मैं ओल्ड सू मैनर पहुंचा, रात के 11:30 बज चुके थे। कार से उतरते ही मैंने अंदर बैठी जी हानमो को थैंक यू बोला। दिल में थोड़ा गिल्ट भी था। सीनियर जी हानमो सच में बहुत अच्छी थी। कार जाने के बाद मैं मुड़कर मैनर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं मेन गेट के अंदर गया, एक डार्क फिगर देखकर डर गया। डोर के पास कोई खड़ा था। मैं थोड़ा नर्वस हुआ। ध्यान से देखा, सू किंग थी। वो ग्लूमी फेस के साथ मुझे घूर रही थी। मिस सू, आप यहाँ क्या कर रही हो?
उसकी आवाज़ ठंडी थी। मैंने बोला था ना 8 बजे तक आ जाना, इतनी लेट क्यों आए? मुझे कुछ टाइम से लग रहा था सू किंग मेरे साथ अजीब बिहेव कर रही है। मैंने सीधा जवाब दिया, मिस सू, ये मेरा प्राइवेट मैटर है, मुझे आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है क्या? मेरा फ़ोन वापस मिलेगा? मेरी थोड़ी डिस्गस्टेड नज़र देखकर सू किंग अनकंफर्टेबल हो गई। उसने फ़ोन निकाला लेकिन तुरंत नहीं दिया। वो मुझे स्टर्नली देखकर बोली, ये कैप किसकी पहनी है? मैं 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर याद आया, मैं अभी भी जी हानमो की कैप पहने हुआ था। आज बारिश हो रही थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था, अम्ब्रेला बाय नहीं कर सकता था। एक काइंड सीनियर ने मुझे कैप दे दी। ये बोलकर मैं आगे बढ़ा और उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। सू किंग के दिमाग में बस वाली लड़की आ गई। क्या वो सच में बस काइंड सीनियर थी? हज़ारों युआन की कैप इतनी कैजुअली दे दी? लगता है वो सच में बहुत काइंड है। फिर उसने सोचा, नो वे, हज़ारों युआन की कैप? सू किंग स्नियर करके बोली, अब समझी, इसलिए मेरे साथ आना बंद किया। तुम्हें कोई बेटर इंसान मिल गया जिससे चिपक सको? मैंने हल्का सा हंसकर बोला, अगर मुझे इंसल्ट करके आपको खुशी मिलती है तो समझ लो मैंने गुड डीड कर दिया। सू किंग का मूड और ख़राब हो गया। मेरा नेचर पहले बहुत सॉफ्ट था, मैं कब इतना तीखा हो गया? उस रात वो फांग युआन को घर लाई थी और मैडम सू से ह्यूज फाइट हुई थी। एंड में गुस्से में डोर पटककर निकल गई। तब तक मैं घर भी नहीं आया था। वो मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। फांग युआन उसके रूम में रेस्ट कर रहा था, फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की। वो बस मेन गेट पर खड़ी मेरा वेट करती रही, लेकिन उसने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं अंदर चला तो गार्डन एंट्रेंस पर फांग युआन खड़ा था, जैसे किसी का वेट कर रहा हो। वो तुरंत सू किंग के पास भागा। किंगशू, मैंने सुना तुम और तुम्हारी मदर फाइट कर रहे थे। उन्होंने बोला मुझे घर से निकाल देंगे। तुम इतनी देर गायब थी, मैं अकेला डर गया था। आज रात मैं घर चला जाता हूं, मैं यहां नहीं रहूंगा। तुम्हारी मदर मुझे पसंद नहीं करती। मैं साइड से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सब देख रहा था। सू किंग सच में फांग युआन को घर ले आई थी। आज मैडम सू को हार्ट अटैक ही ना आ जाए। सू किंग ने फांग युआन को हक करके कंफर्ट किया। फांग युआन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहां लाई हूं। मेरी मदर को क्या राइट है तुम्हें निकालने का? अंदर चलो, अगर वो कुछ बोलें तो मेरे ग्रैंडफादर को ढूंढना। सू किंग का प्रॉमिस मिलते ही फांग युआन फाइनली रिलैक्स हुआ। मैंने सू किंग को देखा, जो प्यार में बिल्कुल अंधी लग रही थी। मैंने सोचा, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? मैं सीधा अपने रूम में चला गया। फोन निकाला और जी हानमो का चैट खोलना चाहा, लेकिन उसका आईडी ही नहीं मिल रहा था। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। जी हानमो ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं फ्राउन करने लगा। मैंने जी हानमो को कब डिलीट किया? क्या ये भी सू किंग ने किया? मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैसेज भेजा, सीनियर स्टूडेंट घर पहुंच गई। जी हानमो ने तुरंत रिप्लाई दिया, तुम्हें फ़ोन वापस मिल गया? मैं घर पहुंच गई हूं, कंसर्न के लिए थैंक यू। मैं काफ़ी देर हेजिटेट करता रहा। फिर मैंने पहले 200 युआन ट्रांसफ़र किए। आज के लिए थैंक यू सीनियर स्टूडेंट, ये मूवी टिकट और ट्रांसपोर्ट के लिए है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। लेकिन जी हानमो ने ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें मुझे पैसे वापस देने की ज़रूरत नहीं। आई होप नेक्स्ट टाइम भी तुम मुझे मूवी या मील के लिए इनवाइट करोगे ना? मैंने तुरंत रिप्लाई दिया, ऑफ कोर्स सीनियर स्टूडेंट, कल मैं आपको मील ट्रीट दूंगा। जी हानमो ने यह रिप्लाई देखकर चुपके से स्माइल की। ठीक है, पक्का। अगली सुबह सू फैमिली का बड़ा ड्रामा स्टार्ट होने वाला था। मैडम सू सुबह जल्दी उठ गईं और बटलर से पूछा, कल रात क्या हुआ? फैंग युआन गया या नहीं? दोनों ने रात साथ गुजारी? बटलर ने हेल्पलेस होकर सर हिला दिया। यंग लेडी ने हमें मिस्टर फैंग को बाहर छोड़ने नहीं दिया। मैडम सू का चेहरा गुस्से से सफ़ेद पड़ गया। डेटिंग से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए। फैंग युआन का फादर जेल जाने वाला है। इतनी बडलक होगी उस फैमिली से जुड़ने में। मेरा ग्रैंडचाइल्ड का ग्रैंडफादर जेल गया हुआ आदमी नहीं हो सकता। मैडम सू कुछ देर सोचती रहीं, फिर अचानक बोली, फैमिली डॉक्टर को बुलाओ, बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रिस्क्राइब करवाओ। मैं रूम से बाहर आया तो कुछ मेड्स धीरे धीरे गॉसिप कर रही थी। मैडम आज अच्छे मूड में लग रही हैं। मुझे लगा मिस्टर फैंग को देखकर गुस्सा होंगी, पर सरप्राइज, सब साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मेरी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स इमोशन आया। पिछली लाइफ में सू किंग फैंग युआन को घर नहीं लाई थी। दोनों अब्रॉड में आने तक ऑफिशियली रिलेशनशिप में भी नहीं आए थे। उसके बाद कुछ टाइम में सू किंग मेरे साथ थी। जब हम डेट करने लगे थे, पहली बार मैं ओल्ड सू रेजिडेंस गया था। तब मैडम सू मेरे साथ भी बहुत पोलाइट थी। मुझे डिनर के लिए रोका था। उस वक्त मुझे लगा था उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी।
मैडम सू ने मेरे सूप में कुछ मिला दिया था, बर्थ कंट्रोल पिल्स का ओवरडोज। सूप पीने के बाद मेरा स्टमक दर्द से भर गया था। मैं बाथरूम भागा और कई बार उल्टी की। उस इंसिडेंट के बाद मेरा बॉडी डैमेज हो गया और बाद में मेरी फर्टिलिटी भी चली गई। जब सू किंग को सच पता चला, उसने बस इतना बोला, मैं मदर के अगेंस्ट नहीं जा सकती, और बात को लाइटली डिसमिस कर दिया। इस बार वो मेडिसिन फैंग युआन को दिया गया था। मैं सोचने लगा, अब सू किंग क्या करेगी। मैं थॉट्स से बाहर आया और निकलने लगा, तभी बटलर जल्दी से आया। लिनफैंग, मैडम आपसे बात करना चाहती हैं, मेरे साथ चलिए। मैं बटलर के साथ लॉबी गया। वहां मैडम सू ब्रेकफास्ट कर रही थी, फैंग युआन और सू किंग के साथ। मैडम सू फैंग युआन को जेंटल फेस से देखकर बोली, मुझे तुमसे पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मैं बस इसलिए स्ट्रिक्ट थी क्योंकि किंग अभी यंग है। मुझे डर था डेटिंग से स्टडीज इफेक्ट होंगी। मैडम सू का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। फैंग युआन खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था। आंटी, मैं समझता हूं, मैं किंग को हार्ड स्टडी करने बोलूंगा। सच ये था कि रात को सेम बेड पर सोने के बाद भी सू किंग ने फैंग युआन को टच तक नहीं करने दिया था। तब मैडम सू ने बर्ड्स नेस्ट पॉरेज का बोल फैंग युआन के सामने रखा। उसकी आंखों में फेक प्यार था। ये पॉरेज पियो, बॉडी नरिश होगी, तुम बहुत पतले हो गए हो। फैंग युआन स्माइल करके ओबीडियंटली खाने लगा। सू किंग साइड में बैठी की और उसका ब्रो टाइटली फ्राउन हो गया। फैंग युआन उसके पास था। मदर ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था, फिर भी पता नहीं क्यों वो खुश नहीं थी। तभी मैं अंदर आया। सू किंग ने मुझे देखते ही सीधा होकर बैठ गई, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने पोलाइटली बोला, मैडम, आपने बुलाया था? मैडम सू मुस्कुराई, मुझे कल जो हुआ सुना, किंग ने तुम्हारा फोन छीन लिया ताकि तुम उसकी फोटोज ना भेजो। मैंने कामली सर हिला दिया। सू किंग अनकंफर्टेबल होकर बोली, मदर, क्या आप अब भी इसे मुझे मॉनिटर करने बोलेंगी? मैडम सू ने सर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तुम लिनफैंग को ऐसे बुली नहीं कर सकती। किसी का फोन ऐसे कैसे छीन लिया? फोन के बिना कितनी इनकन्वीनियंस होती है। ये कहकर मैडम सू ने एक नया फोन निकाला। मैंने देखा तुम्हारा स्क्रीन टूट गया है, ये नया फोन तुम्हारे लिए खरीदा है। किंग पर नजर रखने के लिए भी थैंक्स। आज से तुम्हें उसे मॉनिटर करने की जरूरत नहीं। मैडम सू ने सीधा कहा, अब फैंग युआन मेरी हेल्प करेगा किंग पर नजर रखने में। उस वक्त फैंग युआन बर्ड्स नेस्ट पॉरेज फिनिश कर चुका था और स्वीट स्माइल के साथ बोला, आंटी, टेंशन मत लीजिए, मैं डेफिनेटली उसे हार्ड स्टडी करवाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर हंसा, फिर ओबीडियंटली बोला, थैंक यू मैडम, मैं स्कूल के लिए निकलता हूं। सू किंग तुरंत खड़ी हो गई और मेरे पीछे चलने लगी। उसकी मूवमेंट्स थोड़ी जल्दी में थी। लेट हो रहा है, मुझे भी स्कूल जाना है। फैंग युआन भी खड़ा हुआ फॉलो करने के लिए, लेकिन जैसे ही उठा उसने पेट पकड़ लिया। उसका फेस तुरंत सफ़ेद पड़ गया। किंगशू, मेरा स्टमक बहुत दर्द कर रहा है। सू किंग घबरा गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। ड्राइवर, जल्दी हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर रियर व्यू मिरर से देख रहा था। फैंग युआन की कंडीशन खराब लग रही थी। वो बोला, मिस्टर फैंग, क्या आपने कुछ गलत खा लिया? ये सुनते ही फैंग युआन पैनिक में बोला, नहीं नहीं, मैंने आज सिर्फ बर्ड्स नेस्ट पॉरेज ही खाया है। ये बोलकर उसने शॉक से सू किंग को देखा। सू किंग का चेहरा डार्क हो गया, क्योंकि उसे अचानक पिछली लाइफ की एक बात याद आ गई। एक बार वो मुझे सू रेजिडेंस लाई थी डिनर के लिए। उसके बाद मुझे भी ऐसे ही सिवियर स्टमक पेन हुआ था। टेस्ट्स हुए थे और 3 दिन बाद पता चला था कि मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स का ओवरडोज लिया था। उस बात पर सू किंग ने मुझसे ह्यूज फाइट की थी। उसे लगा था मैंने खुद पिल्स ली हैं। तब मुझे मैडम सू पर डाउट था, लेकिन सू किंग ने मेरी बात नहीं मानी। अब इस वक्त फैंग युआन के सिम्टम्स बिल्कुल मेरे जैसे थे। फैंग युआन वीक वॉइस में बोला, किंग, क्या बर्ड्स नेस्ट पॉरेज में कुछ प्रॉब्लम थी? सू किंग अचानक चिल्लाई, कार रोको, ड्राइवर, तुम फैंग युआन को हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आती हूं। वो तुरंत कार से उतरकर ओल्ड सू रेजिडेंस की तरफ दौड़ी। उधर मैडम सू सर्वेंट्स को डिशेस क्लियर करने बोल रही थी। सू किंग ने कोल्ड फेस से सर्वेंट को देखा, रुको, फैंग युआन जिस बोल में खाया था वो बोल यहीं रहने दो। मैडम सू सरप्राइज हो गईं। सू किंग का फेस टेरिफाइंगली ग्रिम था। मदर, सच बताओ, फैंग युआन के पॉरेज में बर्थ कंट्रोल पिल्स डाले थे? मैडम सू ने ठंडी आवाज में कहा, किंग, तुम सच में प्यार में अंधी हो चुकी हो। उसका स्टमक दर्द हुआ और तुम मुझ पर पॉइजन का इल्जाम लगा रही हो। मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूं, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह तब भी मैडम सू ने ऐसे ही वर्ड्स यूज किए थे और उस वक्त सू किंग ने उनका साइड लिया था।
लेकिन आज रिग्रेट और गिल्ट ने उसकी रीज़न ही तोड़ दी। हम 5 साल साथ थे, फिर भी कभी चाइल्ड नहीं हुआ। मैडम सू ने तब बोला था वो मेरे बैकग्राउंड से प्रॉब्लम नहीं करती, मुझे घर जवाई तक मान लेंगी, बस कंडीशन ये थी कि हमारा अपना चाइल्ड होना चाहिए। सू किंग का चेस्ट गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम मेरी माँ हो, कैसे इतना सब कर सकती हो? आज तुमने बोला तुम मुझे और फैंग युआन को एक्सेप्ट करती हो, कल शादी भी एक्सेप्ट करोगी, बस कंडीशन ये है कि हमारा अपना चाइल्ड हो, राइट? मैडम सू शॉक हो गईं। सू किंग को उसकी असली प्लान कैसे पता चली? सू किंग ने उसका फेस देखा और डिस्पेयर में चिल्लाई, क्या तुम इंसान भी हो? मदर, इतनी क्रूअल कैसे हो सकती हो? मुझे सू फैमिली का ड्रामा पहले से समझ आ गया था, लेकिन इस लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके घर का मैटर अब मुझसे रिलेटेड नहीं था। मैं बस में चढ़ा और ऑटोमेटिकली जीहानमो को ढूंढने लगा। वो सच में बस स्टॉप पर खड़ी थी, मेरी डायरेक्शन में देख रही थी। मैं भीड़ से निकलकर उसके पास गया। सीनियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जीहानमो की आंखों में स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग। मैंने बोला, आपकी कैप ले आया हूं, कल वॉश की थी लेकिन आज भी ड्राई नहीं हुई, कल ड्राई होते ही वापस दे दूंगा। जीहानमो ने मुस्कुरा कर कहा, ओके। फिर उसने अचानक पूछा, लिनफांग, आज आफ्टरनून क्लास है? मैंने सर हिला दिया, नहीं, लेकिन मुझे आफ्टरनून में पार्ट टाइम काम पे जाना है। वो बोली, कहाँ काम करते हो? मैंने जवाब दिया, एक रेस्टोरेंट है, नाम है रंजियन यान हुआ, मॉर्टल्स पीस एंड फायर। मैंने पूछा, शायद आपने उस रेस्टोरेंट का नाम सुना होगा, राइट? जीहानमो 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसने सिर्फ सुना ही नहीं था, उससे ज्यादा जानती थी। वो रेस्टोरेंट उसकी मदर का था। जब हम बस से उतरे, जीहानमो ने एक और सवाल पूछा, अब से हर इवनिंग तुम रेंजियान यनहुआ में पार्ट टाइम करते हो? मैंने सर हिला दिया, हाँ, वहां 7 से 9 बजे तक शिफ्ट होती है। जीहानमो ने बस सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। फिर हम दोनों अलग हो गए और अपने स्कूल चले गए। आज सू किंग स्कूल आई ही नहीं, और ऑनेस्टली मुझे लग रहा था अगले कुछ दिन भी नहीं आएगी। फांग युआन को कम से कम 3 दिन हॉस्पिटल में रहना था। उसके बाद शायद वो अपनी मदर के साथ अब्रॉड चला जाता। पिछली लाइफ वाली सू किंग फांग युआन से नाराज रही थी क्योंकि वो बिना बाय बोले चला गया था। सालों तक उस बात को याद रखा। अब इस बार वो उसे प्रॉपरली गुड बाय कह सकती थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी योंग जियान गॉसिप मोड में था। भाई सुन, गॉसिप ग्रुप में कंफर्म हो गया है, टेक्निकल स्कूल वाला फांग युआन और सू किंग रिलेशनशिप में है। किसी ने सू फैमिली फंडेड हॉस्पिटल में देखा है। फिर वो मेरे कान के पास आके धीरे बोला, लोग बोल रहे हैं फांग युआन को बर्थ कंट्रोल पिल से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, आईवी ड्रिप लग रहा है हॉस्पिटल में। योंग जियान खुद हंस भी रहा था और शॉक भी था। ये रिच किड सच में ओवर कर देते हैं। मैं जेन्युइनली सरप्राइज हो गया। तुम्हारे गॉसिप ग्रुप को ये सब कैसे पता चला? बर्थ कंट्रोल पिल्स तक पता चल गया? सू फैमिली का हॉस्पिटल सीक्रेट्स नहीं रखता क्या? योंग जियान बोला, लिनफैंग, तुम नहीं जानते, हॉस्पिटल सू फैमिली का है, लेकिन और भी शेयर होल्डर्स हैं। ऊपर से बहुत लोग मिस सू को पसंद करते हैं। वो फांग युआन से जेलस हैं और उसकी इन्फो निकालना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिगिंग। मैं चुप हो गया। मुझे पिछली लाइफ याद आ गई। जब मैं हॉस्पिटल में था, मेरे बारे में भी रूमर्स फैल गए थे। ड्राइवर का बेटा गोल्ड डिगर है, मिस सू को सिड्यूस करके ऊपर चढ़ना चाहता है। बाद में तो और पागल रूमर्स आए। मेरे एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स फेक हैं, मैंने किसी और की आइडेंटिटी चुराकर एडमिशन लिया। मैंने अंदर ही अंदर सर हिला दिया। फिर योंग जियान से बोला, इन सब में मत पड़, बस सुन और साइड रह। सू फैमिली के बारे में कैजुअली गॉसिप करना सेफ नहीं है। योंग जियान ने फोन देखते हुए सर हिलाया, डोंट वरी, मुझे लिमिट्स पता है। सू किंग स्कूल नहीं आई, घर भी नहीं आई। मुझे 2 और पीसफुल दिन मिल गए, लेकिन ज्यादा देर पीस टिकती कहाँ है। जल्द ही मेरी फिर सू किंग से मुलाकात हो गई, इस बार मेरे पार्ट टाइम वर्क प्लेस पर। मैं रेंजियान यनहुआ रेस्टोरेंट में ब्लैक सर्वर यूनिफॉर्म पहने हुआ था, एप्रिन लगाया हुआ था। मैं प्लेट्स और कटलरी सेट कर रहा था। तभी सू किंग अंदर आई। उसके साथ लियू यान और वोंगशिन भी थे। वो प्राइवेट रूम की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सू किंग ने आसपास देखा और मुझे प्लेट ले जाते हुए देख लिया। लियू यान सरप्राइज होकर बोली, किंग, लिनफांग यहाँ पार्ट टाइम करता है, क्या वो इतने पैसे के लिए डेस्परेट है? वोंगशिन ने तुरंत उसे एल्बो मारा, इतना मत बोलो, चलो जल्दी। लियू यान ने सू किंग की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था सू किंग ऑलरेडी अपसेट है, इसलिए वो चुप हो गई।
पिछले 2 दिन सू किंग की लाइफ स्मूथ नहीं रही थी। फांग युआन 2 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोला मेडिसिन से बॉडी को काफ़ी डैमेज हुआ है, अब उसे प्रॉपर रिकवरी चाहिए। शॉर्ट टर्म में वो फर्टिलिटी लूज करेगा। डॉक्टर का शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 साल था, लेकिन सू किंग जानती थी पिछली लाइफ में मुझे रिकवर होने में 5 साल लगे थे। अगर फांग युआन के साथ भी ऐसा हुआ तो एक दिन उसे सच पता चल ही जाएगा, तब वो क्या एक्सप्लेन करेगी। आज फांग युआन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। वो घर रेस्ट करने चला गया। सू किंग ने ये सच छुपा दिया था कि मैडम सू ने ही पॉइजन दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था फांग युआन को क्या बोले और वीक हो चुके फांग युआन का सामना कैसे करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी, सू किंग को अचानक मुझे देखने का मन हो रहा था। दूर से उसने मुझे देखा। मैं प्लेट लेकर कस्टमर्स को सॉफ्टली और हम्बल तरीके से डिशेस एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखते ही सू किंग के अंदर से गुस्सा उठ गया। उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने ल्यू यान और वोंग सिंह को इग्नोर किया और सीधा मेरी तरफ चल पड़ी। आज मेरी ड्यूटी पर एक बहुत डिफिकल्ट मिडल एज्ड कस्टमर मिली थी। वो प्रॉपरली ऑर्डर ही नहीं कर रही थी, बस बार बार सवाल पूछ रही थी। तुम नए हो ना? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। नियर बाय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो? मैं स्माइल करके बोला, हाँ मैडम, आप क्या ऑर्डर करेंगी? वो मुस्कुराकर बोली, इतनी छोटी एज में रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम? पैसे की कमी है क्या? स्टूडेंट लोन बहुत होगा ना, खुद भर भी पाओगे? मेरी स्माइल टूटने वाली थी। मैं खुद को कंट्रोल करके बोला, मैडम ये सब आपका कंसर्न नहीं है, आप मेन्यू देख लीजिए, मैं थोड़ी देर में ऑर्डर लेने आता हूँ। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी वो औरत चिल्लाई, अरे वाह, मैंने बोला मैं ऑर्डर नहीं कर रही, ये कैसी सर्विस है? सच बोलूं तो 2 दिन से काम कर रहा था और पहली बार ऐसी कस्टमर मिली थी। मैं शिफ्ट मैनेजर को बुलाने जा रहा था, तभी मैंने देखा सू किंग कोल्ड फेस के साथ आ रही है। उसने बिना कुछ बोले उस औरत की टेबल को जोर से किक मार दी। पूरा वुडन डाइनिंग टेबल उलट गया। मैं 2 कदम पीछे हट गया, शॉक में सू किंग को देखने लगा। ये क्या कर रही हो? मैं तुरंत उसे बाहर पुश करने गया, लेकिन सू किंग ने मुझे साइड कर दिया। वो मिडल एज्ड वुमन को घूर कर बोली, खाना है तो ठीक से खाओ, नहीं तो निकल जाओ। वो औरत तुरंत खड़ी हो गई और उंगली दिखाकर बोली, तुम होती कौन हो? मेरी टेबल को लात मारी? पता है मैं कौन हूं? उसके साथ 2 और फ्रेंड्स भी थे। तीनों अग्रेसिव होकर सू किंग के पास आ गए। सू किंग पिछले कुछ दिन से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में थी। इस बार वो बिल्कुल नहीं रुकी। उसने सीधा एक स्ट्रॉन्ग पंच उस औरत के फेस पर दे मारा। मैं शॉक से जम गया। अगला सेकंड फुल फाइट स्टार्ट हो गई। ल्यू यान ने देखा तो गुस्से में गाली दी और बिना सोचे हेल्प करने दौड़ पड़ी। वोंग सिंह भी पीछे गया। सीन और क्योटिक हो गया। मैं तुरंत शिफ्ट मैनेजर को कॉल किया। वो 4-5 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। काफ़ी स्ट्रगल के बाद सबको अलग किया गया। मिडिल एज्ड औरत का फेस सूज गया था, क्योंकि सू किंग सिर्फ उसी को टारगेट कर रही थी। उसके कपड़े भी रिंकल्ड हो गए थे। वो गुस्से में चिल्लाई, पुलिस बुलाओ, मैं पुलिस बुलाऊंगी। रेस्टोरेंट में बड़ा हंगामा हो गया। सब कस्टमर्स मुड़कर देखने लगे। विस्परिंग और गॉसिप स्टार्ट हो गया। न्यूज़ सुन के रेस्टोरेंट मैनेजर भी ऑफिस से भाग कर आया। वो ऑलरेडी टेंशन में था। जैसे ही उसने भीड़ में सू किंग को देखा, उसका दिल डूब गया। वो तुरंत उसके पास गया और शॉक में बोला, मिस सू, आप आज यहाँ? आपने पहले बताया भी नहीं। उसकी आवाज़ में फियर था, क्योंकि सू फैमिली की यंग लेडी के लिए यहाँ रिजर्व्ड वीआईपी प्राइवेट रूम होता था। हाई लेवल मेंबर होने की वजह से मैनेजर उस पर स्पेशल अटेंशन देता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इतनी इंपॉर्टेंट गेस्ट ऑफेंड हो जाए। लेकिन जब उसकी नज़र प्रॉपरली सू किंग पर पड़ी, उसका फेस सफ़ेद पड़ गया। कोल्ड स्वेट निकलने लगा। सू किंग के लिप्स ब्रूज्ड हुए थे। हेयर मेसी था। क्लोथ्स भी डिसेबल्ड थे। क्लियरली वो अभी फियर्स फाइट से निकली थी। मैनेजर के होश उड़ गए। सू फैमिली की यंग लेडी को किसने हाथ लगाया? उसका हार्ट फास्ट बीट करने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हुआ? उसकी आवाज़ पैनिक से भरी थी। वो जानता था मैडम सू अपनी प्रेशियस डॉटर पर जान देती हैं। अगर उन्हें पता चला उनकी प्रेशियस डॉटर यहाँ फाइट करके इंजर्ड हुई है, तो कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होंगे। मैडम सू खुद यहाँ स्टॉर्म करके आ सकती थी और सबकी वाट लगा देती। मिडिल एज्ड औरत अभी भी चिल्ला रही थी, तुम इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हो? बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं यहाँ पीसफुली खाना खा रही थी। तुम्हारे स्टाफ ने मुझे इग्नोर किया। ऊपर से उसकी फ्रेंड ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैं पुलिस बुलाऊंगी। मैं तुम सब पर केस करूंगी। रेस्टोरेंट मैनेजर ने फ्राउन करके मेरी तरफ देखा। मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था, तभी सू किंग मेरे सामने आ गई। वो ग्रिम फेस के साथ औरत को घूर कर बोली, स्टाफ का इसमें क्या फॉल्ट है? मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम देखने में इरिटेटिंग हो। केस करना है? जाकर ट्राई करो। लियू यान ने फ्राउन किया और तुरंत फोन निकाला।
ओके ठीक है, मैं अभी लॉयर को कॉल करती हूँ। हमें भूख लगी है, पहले हम खाना खाएंगे। रेस्टोरेंट मैनेजर समझ गया ये यंग लेडीज सिंपल लोग नहीं हैं। उसने तुरंत डिसीजन लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला उन 3 औरतों को बैक ऑफिस ले जाओ। फिर वो मेरी तरफ मुड़कर स्टर्न टोन में बोला, इधर आओ, ध्यान से सुनो। मिस सू को एक्सेप्शनल सर्विस मिले, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने तुरंत सर हिला दिया, जी मैनेजर। ये देखकर उसने रिलीफ की सांस ली और जल्दी से ऑफिस की तरफ चला गया। उसे पता था ये मैटर बढ़ना नहीं चाहिए। अगर सीन बड़ा हो गया तो रेस्टोरेंट की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी और खुद उसके लिए भी ट्रबल होगा। सबसे बड़ी बात, सू फैमिली को ऑफेंड करना डेंजरस था। इसलिए बेस्ट प्लान ये था, पहले असॉल्टेड कस्टमर्स को हैंडल करो, कॉम्पनसेशन डिस्कस करो, जल्दी से मैटर क्लोज करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़े तो भी चलेगा। सू फैमिली से पंगा लेने से बेटर है। रेंजियान रेस्टोरेंट मेंबरशिप सिस्टम पर चलता था। यहाँ प्राइवेसी हाई लेवल थी। टाइकून, सेलिब्रिटीज, रिच लोग यहीं डाइन और मीटिंग्स करते थे। प्राइवेट रूम्स का रेंट ही 5 फिगर्स पर डे था। बिजनेस डील्स और नेटवर्किंग के लिए लोग यहाँ आते थे। अगर न्यूज़ फैल गई कि मेंबर्स को रेस्टोरेंट के अंदर मारा गया तो रेपुटेशन को ह्यूज डैमेज होता। शिफ्ट मैनेजर धीरे से मैनेजर वोंग से बोला, उस नए इंटर्न का क्या करें? मैनेजर वोंग ऑलरेडी इरिटेटेड था। कस्टमर इशू था, लेकिन न्यू इंटर्न के फर्स्ट डेज में ही हंगामा हुआ। उसने गुस्से से बोला, ठीक है, उसकी वेजेस दे दो, बोल दो वापस आने की जरूरत नहीं। शिफ्ट मैनेजर ने सर हिला दिया, जी मैनेजर। वो मुझे ढूंढने गया, लेकिन मैं मिला ही नहीं। दूसरों से पूछा तो पता चला मैं सू किंग को जानता हूं। तब तक मुझे सू किंग के प्राइवेट रूम में बुला लिया गया था। शिफ्ट मैनेजर डोर के डोर तक गया। डोर बंद था। अंदर से सू किंग की आवाज आ रही थी, तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मारा? लिमफांग, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। क्या तुम चाहते थे वो औरत तुम्हारा स्टूडेंट लोन पे करे? तो तुम ऐसे टाइप के हो? मैं उसे स्पीचलेस होकर देख रहा था। फिर कामली बोला, मिस सू, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, बस आज का सीन बहुत बड़ा हो गया। घर जाकर मैडम पूछ सकती हैं। जैसे ही मैडम, मेरी बात कंप्लीट होने से पहले सू किंग ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम। लियू यान तुरंत बोली, किंग काम डाउन। सू किंग ठंडी हंसी। वो मुझे घूर कर बोली, लिमफांग, तुम हमेशा मेरी मदर की ही सुनते हो, वो जो बोले वही करते हो। मेरा इतना ओबीडियंट और कंप्लायंट होना उसे और गुस्सा दिला रहा था। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, काश वो पहले रीबॉर्न होती, तो उसे पता होता पिछली लाइफ में मैडम सू ने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल्स का ओवरडोज दिया था। मैं हॉस्पिटल गया था, बॉडी डैमेज हुई थी, फर्टिलिटी तक चली गई थी। अगर उसे तब पता होता तो शायद वो मैडम सू की बात नहीं सुनती। मैंने कामली बोला, मैडम की बात मानने का मैटर नहीं है, मैं बस बहुत टायर्ड हूं, इसलिए चाहता हूं मैडम मुझे इन्वॉल्व ना करें। मिस सू, मुझे आपने क्या किया क्या नहीं किया कुछ जानना नहीं। अगर आप मुझसे दूर रहोगी तो मेरे लिए वही बेस्ट है। सू किंग मुझे घूरती रही, उसकी आंखें लाल सी हो गई थीं। वो धीरे से बोली, ये सब गुस्से में बोल रहे हो, मुझे बिलीव नहीं करती। उसके मन में पिछली लाइफ चल रही थी। वो मुझे कंट्रोल करती थी, लेट नाइट जागने नहीं देती थीं, अल्कोहल पीने नहीं देती थीं, मैडम सू से टकराने नहीं देती थीं, मेरी केयर करती थीं। जब मैं हॉस्पिटल में था वो दिन रात मेरे पास रही थीं। उसके हिसाब से उसके दिल में मेरे लिए जगह थी। सू किंग कुर्सी पर बैठी मुझे घूरती रही। उसकी आवाज़ हैवी थी। मैं उसकी इतनी केयर करती थी। फिर सीधा पूछा, लिनफैंग, क्या तुम जानबूझकर ये सब बोल रहे हो, मुझे प्रोवोक करने के लिए? मैंने बिल्कुल ठंडे टोन में जवाब दिया, जो आपको समझना है समझिए मिस्सू, मैं अभी ड्यूटी पर हूं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे काम पर वापस जाना है। ये बोलकर मैंने डोर खोला और बाहर आ गया। हॉलवे में शिफ्ट मैनेजर खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन ऑकवर्ड था। लिनफैंग, तुम मिस सू को जानते हो? मैंने हल्का सा शर्माते हुए सर हिला दिया। वो मेरी क्लासमेट है। शिफ्ट मैनेजर को क्लियरली लगा मैटर सिर्फ क्लासमेट वाला नहीं है, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। वो थोड़ा परेशान होकर बोला, लिनफैंग, आज जो हुआ उससे रेस्टोरेंट में काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है, रेपुटेशन पर भी इफेक्ट पड़ा है। बॉस को अभी पता नहीं चला, लेकिन बाद में हमें जवाब देना पड़ेगा। तुम इंटर्न हो, ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन शायद तुम यहाँ आगे काम नहीं कर पाओगे। उसने पोलाइटली बोला, लेकिन मैं समझ गया। 2 दिन से कम टाइम में ही मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अनरीजनेबल भी नहीं था। मेरी लाइफ का पहला पार्ट टाइम जॉब था।
मैंने कभी सोचा नहीं था रिजल्ट ऐसा होगा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं फेलियर हूं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं सिंसियरली बोला, सॉरी मैनेजर, आपने मुझे हायर किया था और एंड में मैं ही ट्रबल का रीज़न बन गया। शिफ्ट मैनेजर में तुरंत हाथ हिला दिया, नहीं नहीं सॉरी मत बोलो, सबको पता है तुम्हारी गलती नहीं थी, पर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारे मेंबर्स सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। कुछ जगह तो ग्रीवेंस अवार्ड्स तक होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। सोचो ऑर्डिनरी स्टाफ कितना प्रेशर झेलता है। उधर प्राइवेट रूम में एटमॉस्फेयर और हैवी हो गया था। डिम लाइट भी जैसे टेंशन से डार्क लग रही थी। सू किंग का चेहरा बर्फ जैसा कोल्ड था, जैसे कभी भी टूट जाएगा। अभी अभी वो फाइट करके आई थी। उसने थंब इतना टाइट बंद किया था कि स्किन फट गई थी। फ्रेश ब्लड धीरे धीरे निकल रहा था। माउथ के कॉर्नर पर ब्रूज था। पंच लगने का मार्क हल्का स्वेल हो गया था। रेस्टोरेंट स्टाफ आइस लेके आए और पोलाइटली दिए। मिस्सू, स्वेलिंग कम हो जाएगी। लियू यान और वोंगसिन साइड में खड़ी थी। उनके हाथ और नेक पर स्क्रैचेस थे। फाइट के मार्क्स थे, लेकिन कंडीशन सू किंग से बेटर थी। उनके फेसेस सेफ थे। सू किंग ने केयरलेसली आइस टेबल पर फेंक दिया। टक। क्वाइट रूम में आवाज और शार्प लगी। उसका फेस और डार्क हो गया। वो ठंडी आवाज में बोली। उसने क्लियरली देखा मैं उसके लिए लड़ी। इतना हर्ट हो गई, फिर भी उसने एक दवा तक ऑफर नहीं की। उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट और जिद दोनों थी। ये आइस भी किसी और स्टाफ ने लाया। वो तो स्टार्ट से एंड तक मेरे पास ही नहीं आया। उसके दिल में जैसे कोई बड़ा पत्थर दबा हुआ था। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसका दिमाग पिछली लाइफ में चला गया। तब मैं उससे कितना चिपका रहता था। एक बार वो हर्ट हुई थी, मैं इतना टेंशन में था कि मेरी आंखें लाल हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं खुद भागकर मेडिसिन लेने गया था। वापस आकर बहुत जेंटली उस पर लगाया था। ध्यान रखा था उसे थोड़ा भी दर्द न हो। जब मैडम सू उसे डांटती थी, मैं डोर के पास चुपचाप वेट करता था। वो बाहर आती तो मैं उसे कंफर्ट करता था। तब मैं पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करता था। लाइफ सिंपल थी। मेरी आंखों में सिर्फ वो थी, मेरे दिल में भी सिर्फ वो थी। अचानक सू किंग का दिल कांप गया। बहुत कुछ बदल चुका था। सब कुछ पिछली लाइफ से अलग था। उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या लिनफैंग भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है? लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को मना कर दिया, नहीं, ये इम्पॉसिबल है। सू किंग के दिमाग में अचानक एक थॉट आया, अगर मैं सच में रीबॉर्न हुई हूं, अगर मेरे दिल में मैडम सू के लिए इतनी नफरत है, तो मैं कभी सू फैमिली के घर में रहना नहीं चाहती और बिल्कुल भी मैडम सू की बात नहीं मानता। तभी लियू यान ने उसे देखा और हल्की फ्राउन के साथ धीरे बोला, किंगे, आज तुम थोड़ी ज्यादा इंपल्सिव थी। तुम्हें पता है ये रेस्टोरेंट जा फैमिली का है। अगर तुमने यहाँ ट्रबल क्रिएट किया और बात तुम्हारे फादर तक पहुंच गई तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसकी आवाज में कंसर्न भी था और हल्का सा रिप्रोच भी। सू किंग का एक्सप्रेशन तुरंत फ्रीज हो गया। उसकी आंखों में शॉक आया। वो तुरंत पूछ बैठी, ये रेस्टोरेंट जा फैमिली का है? उसके दिमाग में इंस्टेंटली जी हानमो का फेस आ गया। कौन सा जा फैमिली? क्या वही जी हानमो वाला जी फैमिली? लियू यान ने सिर हिलाया। जा फैमिली जनरेशन से रेस्टोरेंट बिजनेस में है। हाइथीन में जितनी केटरिंग कंपनीज हैं, मुझे लगभग सब पता है। वो झुककर धीरे से बोली, उनका मेन बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू एनर्जी में है। इन फील्ड्स में वो काफ़ी फेमस हैं, लेकिन कुछ साल पहले सडनली फूड इंडस्ट्री में भी आए। कहते हैं फैमिली की यंगेस्ट डॉटर को ये रेस्टोरेंट पसंद था, इसलिए इन्वेस्टमेंट किया। सू किंग के दिमाग में फिर जी हानमो का नाम घूमा। जी हानमो का सरनेम भी जी था, लेकिन दुनिया में कोइंसिडेंसेस भी होते हैं। वोंगसिन ने साइड से फ्राउन करके बोला, नहीं यार, पॉसिबल नहीं लगता। जी फैमिली इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, इतने सारे सेक्टर्स में काम करता है। ऐसे फैमिली के बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ेंगे? वो जी हानमो फार्मिंग पढ़ रही है ना, गैप बहुत ज़्यादा है। उसके हिसाब से रिच फैमिली के किड्स फैमिली के कोर बिजनेस में जाते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ना उससे अनबिलीवेबल लग रहा था। लियू यान ने चिन रब की और सोचकर बोली, श्योर नहीं हूं, हमारे फैमिलीज का जी फैमिली से कभी डीलिंग नहीं हुआ। वो हाइथीन के नेटिव भी नहीं है, वो बकान से हैं और उनका मेन इन्फ्लुएंस वही है। एज नेटिव्स ऑफ हाइथीन, सू किंग और उसकी फ्रेंड्स का जी फैमिली के डिसेंडेंट से कभी रियल कांटेक्ट हुआ ही नहीं था। दिल से सबको लग रहा था शायद वो सेम जी फैमिली नहीं है। आफ्टर ऑल, कौन सी पावरफुल फैमिली अपनी डॉटर को एग्रीकल्चर पढ़ने भेजती है? सुनने में ही अजीब लगता था।
ये सब सुनते ही सू किंग अचानक खड़ी हो गई। लो वॉइस में बोली, मैं बाहर देख कर आती हूँ। ये कहकर वो जल्दी जल्दी प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। उसके स्टेप्स थोड़े हरीड थे। सू किंग के जाते ही रूम कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो गया। वॉन्गसिन ने लियू यान को देखा और धीरे बोला, रुआन, तुम्हें फील नहीं हो रहा किंगू का लिनफांग के टुवर्ड्स एटीट्यूड बहुत स्ट्रेंज है? उसकी आंखों में प्रोबिंग लुक था। लियू यान का फेस तुरंत डिस्प्लीज हो गया। वो थोड़ी अनॉयड टोन में बोली, वो लिनफांग और फांग युआन के बीच स्विंग कर रही है। एक की केयर करती है, दूसरे को छोड़ नहीं पा रही। ऐसे चलता रहा तो दोनों खो देगी, फिर रिग्रेट करेगी जब बहुत लेट हो चुका होगा। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन था, जैसे वो सू किंग से डिसअपॉइंटेड हो। वॉन्गसिन ने उसे देखा। उसे भी फील हुआ लियू यान अपसेट है, लेकिन वो चुप रही, बस अंदर ही अंदर साई किया। उधर मैं स्टाफ चेंजिंग रूम में था। मैंने अपने नॉर्मल क्लोथ्स चेंज किए, यूनिफॉर्म नीटली फोल्ड करके लॉकर में रख दिया। सब पैक करके निकलने लगा। फोन उठाया तो तुरंत फ्राउन आ गया। स्क्रीन पर सू किंग के मैसेजेस थे। उसके ऑल्टरनेट वीचार्ट अकाउंट से आए थे। लिनफांग, तुम कहाँ गए? क्या तुम अभी भी जीहानमो से कांटेक्ट में हो? क्या उसने तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब दिलाया? लिनफांग, आज के बाद बस मत लेना। मैं अंकल लिन से बोलूंगी, वो तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। मैं मैसेजेस देखकर कंफ्यूज्ड और स्पीचलेस हो गया। पिछली लाइफ में सू किंग मुझे हमेशा लुक डाउन करती थी, हार्श वर्ड्स बोलती थी, कहती थी मेरे साथ बस लेना अटेंशन पाने की ट्रिक है। अब जब मैंने बस लेना छोड़ दिया तब भी वो सैटिस्फाइड नहीं है, और अचानक से जी हानमो का नाम क्यों ला रही है? इसमें सिस्टर जी का क्या कनेक्शन? मैंने हेल्पलेस होकर सिर हिला दिया, रिप्लाई नहीं किया, सीधा रेस्टोरेंट से निकल गया। उधर सू किंग पूरे रेस्टोरेंट में मुझे ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में एंग्जाइटी थी, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला। अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या जीहान में मुझे ले गई? आखिर ये रेस्टोरेंट जी फैमिली का हो सकता है। जैसे ही उसने ये पॉसिबिलिटी सोची, उसके दिल को लगा जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने जोर से पकड़ लिया हो। सू किंग के अंदर की बेचैनी और स्ट्रांग होती जा रही थी। वो रेस्टलेस थी, इरिटेटेड थी और बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रही थी। टेबल पर रखा फूड उसे बेरंग और बेस्वाद लग रहा था। एक बाइट भी नीचे नहीं जा रही थी। प्राइवेट रूम अब उसे केज जैसा फील हो रहा था, जैसे सांस रुक रही हो। वो और नहीं बैठ पाई। तुरंत लियू रुइयान और वॉन्गसिन को लेकर बाहर कॉमन डाइनिंग एरिया की टेबल पर आ बैठी। सच कहूं तो सिर्फ लियू रुइयान और वॉन्गसिन ही उसका ये मूड टॉलरेट कर सकते थे। बचपन से साथ बड़े हुए क्लोज फ्रेंड्स थे। कोई और होता तो कब का उसे छोड़ चुका होता। वॉन्गसिन ने सू किंग को देखा। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लॉस्ट था, थोड़ा हार्ट ब्रोकन भी। उसने वेटर को बुलाया। ऑर्डर देने के बाद कैजुअली पूछा, वो नया इंटर्न हमारा क्लासमेट है, उसकी शिफ्ट खत्म हुई? एक्चुअली क्लियर बोलने की जरूरत ही नहीं थी। रेस्टोरेंट में सबको पता चल चुका था किस इंटर्न की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले उस इंटर्न के लिए फुल फाइट हुई थी, सबने देखा था। वेटर हल्का झुककर धीरे बोला, लगता है वो चला गया, और जो अभी सीन हुआ उसके बाद मैनेजर ने उसे फायर कर दिया। उसकी आवाज में सिंपैथी थी। वॉन्गसिन का फेस ब्लैंक हो गया। उसने शॉक से सू किंग की तरफ देखा। क्या? उसे निकाल दिया? शॉक में उसकी आवाज और लाउड हो गई। वेटर ने सर हिला दिया। न्यूज कंफर्म्ड थी। ये सुनते ही लियू रुइयान के ब्राउज टाइटली फरो हो गए। उसने सीधा सू किंग को रिप्रोचफुल नजर से देखा। सू किंग, इस बार तुमने सच में लिमिट क्रॉस कर दी। उसे क्लियरली पता था आज मेरा फर्स्ट डे था। मैं इस पार्ट टाइम जॉब से खुद को ट्रेन करना चाहता था, खुद को सपोर्ट भी। और अब सू किंग के इंपल्सिव एक्शंस की वजह से जॉब चली गई। मुझे कितना बुरा लगा होगा वो समझ रही थी। सू किंग का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हुआ। दिल में गिल्ट उठा, लेकिन उसने तुरंत स्ट्रांग फेस बनाया और बोली, तो क्या हुआ अगर फायर हो गया? वैसे भी ये जगह कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए सूटेबल नहीं थी। वर्ड स्ट्रांग थे, लेकिन आंखों में अनीज था। वो खुद ओवरथिंक करने लगी। उसने अचानक पार्ट टाइम जॉब क्यों स्टार्ट की? क्या सू फैमिली उसके फादर को कम पे करती है? क्या लिनफैंग के पास पॉकेट मनी नहीं थी, इसलिए काम करना पड़ा? बहादुरी से बोलने के बाद भी वो अंदर से काम नहीं हो पाई। चेयर पर ऐसे बैठी थी जैसे कांटों पर हो। कुछ ही पल बाद फिर उठ खड़ी हुई, सीधा रेस्टोरेंट एंट्रेंस की तरफ चल पड़ी। वो मुझे ढूंढने बाहर जाना चाहती थी। जैसे ही डोर तक पहुंची, लियू रुइयान जल्दी से आगे आई और रास्ता रोक दिया। उसने स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ कहा, सू किंग, मेरी एडवाइस है, लिनफैंग पर ढूंढने मत जाओ। फैंग युआन अभी हॉस्पिटल से निकला है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए।
लियू रुइयान के हिसाब से सूकिंग इस वक्त दोनों के बीच फंसी हुई थी। न लिनफैंग पे छोड़ पा रही थी, न फैंग युआन को, और इस बिहेवियर से दोनों हर्ट हो रहे थे। खुद भी मैस में गिर रही थी। ये सुनते ही सूकिंग का फेस डार्क हो गया। वो सलन टोन में बोली, अब तुम भी मुझे रोकोगी? मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दे रही? फिर उसने आंखें तीखी करके कहा, लियू रुइयान, कहीं तुम्हें भी लिनफैंग पसंद तो नहीं? फ्रेशमैन पार्टी में उसने तुम्हें फ्लावर्स दिए थे, तब से तुम भी इंटरेस्टेड हो? उसकी टोन में जेलसी और एक्यूजेशन दोनों थे, जैसे वो कंफर्म कर रही हो कि लियू रुइयान के हिडन मोटिव्स हैं। लियू रुइयान का फेस तुरंत ग्रिम हो गया। वो हार्ड टोन में बोली, किंग सू, खुद की बात सुनो। क्या बोल रही हो? तुम बहुत इंपल्सिव हो गई हो। काम डाउन। लियू रुइयान ने नोटिस किया था, जब भी मैटर लिनफैंग से रिलेटेड होता, सूकिंग बिल्कुल बदल जाती थी, रीजन लूज कर देती थी, बहुत इंपल्सिव हो जाती थी। वैसे भी सूकिंग का नेचर कोल्ड और सेल्फिश था। दूसरों के पर्सपेक्टिव से रेयरली सोचती थी, जो मन में आए वो करती थी। ऐसे बिहेवियर से आसपास के लोग हर्ट होते हैं, पर उसे खुद पता भी नहीं चलता। सूकिंग ठंडी हंसी, उसकी आंखों में डिस्डेन भर गया। मेरे मैटर्स में मत बोलो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। ये कहकर सूकिंग ने जोर से लियू रुइयान का हाथ हटा दिया और सीधा कार की तरफ चले गई। डोर खोला, इंजन स्टार्ट किया और धूल उड़ाते हुए निकल गई। ये सीन देखकर वोंग सिन का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसने लियू रुइयान से कहा, रुआन, तुमने चिन्नू से आर्ग्यू क्यों किया? वो हमेशा से ऐसी ही है, जितना समझाओ उतना कम सुनेगी। फिर थोड़ा रुककर पजल्ड टोन में बोली, तुम तो वैसे भी कभी ऐसे मैटर्स में पड़ती नहीं थी, आज इतना क्यों बोल रही हो? लियू रुइयान काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बस मुझे और लोगों को उसकी वजह से सफ़र करते देखना पसंद नहीं। दूसरे लोग कौन थे ये बोलने की जरूरत नहीं थी। वोंग सिन समझ गई वो लिनफांग की बात कर रही थी। उसने फिर लियू रुइयान को देखा। आज उसका बिहेवियर अनयूजुअल लग रहा था। जो लड़की हमेशा साइड में रहती थी, आउटसाइडर की तरह, आज वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी। उधर मैं रेस्टोरेंट से निकलने के बाद फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ था। सीधा बस स्टॉप की तरफ चल दिया। बस स्टॉप पर खड़े होकर मैंने हल्का सा सर ऊपर किया। नजरें दूर खो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके जलने लगे। उनका पीला लाइट मेरे थके हुए फेस पर गिर रहा था और ज्यादा अकेला महसूस हो रहा था। तभी एक रेड सिडान हवा की तरह आई, बस स्टॉप के पास ब्रेक मार के रुक गई। डोर खुला, सूकिंग जल्दी से बाहर आई। उसके लिप्स पर अभी भी फाइट का ब्रूज था, लेकिन रेस्टोरेंट वाला इंटेंस गुस्सा अब कम था। उसके फेस पर इम्पेशंस और कंफ्यूजन मिक्स था। वो तेज कदम से मेरे पास आई, सांस थोड़ी हैवी थी। लो वॉइस में पूछा, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? देखा नहीं या रिप्लाई नहीं करना चाहा? उसकी टोन में हल्का सा हिडन ग्रीवेंस था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे मेरे सामने कोई अननोन स्ट्रेंजर खड़ा हो। मैं कामली बोला, मिस सू, आपको मुझसे और कुछ काम है? मेरी आवाज नॉर्मल थी, लेकिन उसके दिल में सीधा चुभ गई। इतनी कोल्ड रिस्पॉन्स सुन के सूकिंग के दिल में दर्द हुआ। वो मेरे इस बिहेवियर को सह नहीं पा रही थी। उसके ब्राउज टाइट हो गए, फेस पर गुस्सा और अनविलिंगनेस दोनों आए। वो बोली, लिनफांग, मैं तुम्हारे लिए फाइट की, तुम्हारे पास कहने को कुछ भी नहीं? उसकी आवाज थोड़ी लाउड हो गई, जैसे इस तरह मेरा अटेंशन खींचना चाहती हो। उसका ये सवाल सुन के मैं स्पीचलेस हो गया। मेरे अंदर इरिटेशन और बढ़ गया। मैंने हल्की सी लोअर लिप बाइट की। आंखों में डिस्गस्ट फ्लैश हुआ। हाँ, आज उसका मेरे लिए फाइट करना अनएक्सपेक्टेड था। मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, डीप ब्रेथ ली, खुद को काम किया। फिर उसकी आंखों में देखकर जेंटली बोला, मिस सू, प्लीज फ्यूचर में ऐसे काम मत करिएगा। मैं ग्रेटफुल नहीं होगा, मुझे सिर्फ ट्रबल लगता है। मैं सीधा उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे बिना कुछ छुपाए सब कह रहा हूं। मैंने वही बोला जो वो सुनना नहीं चाहती थी। मुझे आपकी ये सब जरूरत नहीं। सच कहूं तो आज आप नहीं आती तो मैं ठीक था। रेस्टोरेंट में भी ये मैस नहीं होता। पता है आपके एक इंपल्सिव एक्शन से कितनी इनकन्वीनियंस हुई? मैनेजर अभी भी पीआर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा होगा और मेरी जॉब चली गई। मेरी आवाज जेंटल थी, लेकिन हर वर्ड सुई की तरह चुभ रहा था। ये सुनते ही सूकिंग बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसका एक्सप्रेशन गुस्से से बदलकर हेल्पलेस हंगर जैसा हो गया। उसने माउथ खोला, कुछ बोलना चाहती थी। मैंने आवाज रेज नहीं की। मैं काम था, लेकिन मेरी कामनेस के अंदर जो क्लियर डिस्गस्ट और इम्पेशंस था, वो उसे साफ महसूस हो रहा था। रीबर्थ के बाद इतने दिनों से वो अभी भी पिछली लाइफ में जी रही थी।
वो करंट मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब मैं उस पिछले लिनफांग से बिल्कुल अलग था। सू किंग के दिमाग में एक अजीब थॉट चल रहा था। क्या लिनफैंग मुझे हेट करता है? उसके लिए ये इम्पॉसिबल जैसा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछली लाइफ में उसके लिए सब कुछ था। जब वो कुछ बोल ही नहीं पाई, मैंने जेंटली उसे साइड किया क्योंकि वो मेरा रास्ता ब्लॉक कर रही थी। फिर काम टोन में बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। ये कहकर मैं चलने लगा। मुझे जाते देखकर सू किंग जैसे होश में आई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और मेरा आर्म टाइटली पकड़ लिया। उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग थी कि रिस्ट दर्द करने लगा। वो मुझे घूर कर देख रही थी, आंखों में पैनिक था। उसने पूछा, तुम सडनली काम क्यों करने लगे? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? पिछली लाइफ में मैंने कभी पार्ट टाइम काम नहीं किया था। ये बात उसे बहुत कंफ्यूज कर रही थी। उसके खिंचने से मेरा बॉडी थोड़ा स्टिफ हो गया। मैं मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर एक ऐसा जवाब दिया जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सू फैमिली वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। सू किंग का हाथ तुरंत ढीला पड़ गया। वो वहीं खड़ी रह गई। उसके फेस पर शॉक था, डिसअपॉइंटमेंट था, और पहली बार एक हेल्पलेसनेस थी जो उसने कभी फील नहीं की थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। तभी बस धीरे से स्टॉप पर आई। मैंने बस नंबर तक नहीं देखा, सीधा जल्दी से बस में चढ़ गया। सू किंग, जो हमेशा एरोगेंट और सेल्फिश थी, इस बार वहीं जम गई। उसकी आंखों में हर्ट था। वो बस मेरा दूर जाता हुआ बैक देख रही थी। मुझे उसकी नज़र चेन की तरह फील हो रही थी, जैसे मुझे पकड़कर रोकना चाहती हो। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सच ये है, मैं नेचुरली सॉफ्ट हार्टेड हूं। जब मैं पहली बार सू फैमिली गया था, मैंने सू किंग को मदर से लड़ते देखा, घर से भागना, स्टॉर्म में बाहर निकल जाना। मैं इग्नोर नहीं कर पाया। मैं उसके पीछे गया, उसे कंफर्ट किया, ड्रिंक्स लाया, अम्ब्रेला दिया। लेकिन मेरी काइंडनेस का रिजल्ट काइंडनेस नहीं था। पैम्पर्ड यंग लेडी सू किंग ने दूसरों की केयर को नॉर्मल समझा, ग्रांटेड ले लिया। पिछली लाइफ में मैं सच में लव सिक फूल था, लेकिन अब जो मैं हूं, रीबर्थ के बाद, मैं दोबारा वही ट्रैप में कभी नहीं गिरूंगा। सिटी के दूसरे साइड में जीहान मो जल्दी जल्दी रंजियान यानहो रेस्टोरेंट के बैक एंट्रेंस की तरफ आ रही थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर रिस्पेक्टफुली सर हिलाया। क्लियरली वो उसे जानता था। वो रुकी भी नहीं, सीधा बैकडोर खोलकर अंदर चली गई। जब तक वो रेस्टोरेंट पहुंची, अंदर का केओस ऑलरेडी कंट्रोल हो चुका था। जो 3 असॉल्टेड कस्टमर्स थे, वो कॉम्पनसेशन लेने को रेडी नहीं थे। पुलिस करके सीन कर रहे थे। मैनेजर वोंग को लीगल डिपार्टमेंट और पीआर डिपार्टमेंट दोनों कांटेक्ट करना पड़ा। साथ ही सू फैमिली को भी इन्फॉर्म किया गया। सिंपल बात थी, मैटर सू किंग से रिलेटेड था। रेस्टोरेंट खुद हैंडल नहीं कर पा रहा था। कॉम्पनसेट करने को रेडी थे, कोऑपरेट भी कर रहे थे, लेकिन अनरीजनेबल डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। जी हैनमो पहले अपने प्राइवेट रूम में गई, बैग रखा, फिर वो मेन लॉबी में आई। उसकी नज़र सारे सर्वर्स पर गई। सब यूनिफॉर्म में काम कर रहे थे, लेकिन मैं कहीं नजर नहीं आया। उसके ब्रोज हल्का सा फरो हुए। वो किचन तक चली गई, अंदर भी चेक किया। काफी स्टाफ जी हानमो को जानते थे। सबको लगा ओनर इंस्पेक्शन करने आई है। सब और भी ज्यादा सीरियसली काम करने लगे। तभी मैनेजर वोंग ऑफिस से निकला। उसने जी हानमो को देखा और शॉक हो गया। तुरंत दौड़कर आया और कॉशियस टोन में बोला, मिस जी, क्या आप हमें अकाउंटेबल होल्ड करने आई हैं? ये इंसिडेंट मेरी नेग्लिजेंस थी, पर मुझे पता नहीं था नया पार्ट टाइम एम्प्लॉय मिस सू का बॉयफ्रेंड है, वरना मैं उसे हायर करने की हिम्मत नहीं करता। जी हानमो रुक गई। धीरे से उसने मुड़कर उसे देखा। उसकी डार्क आंखें सीधा मैनेजर पर टिक गईं। मैनेजर वोंग 10 साल इंडस्ट्री में था, लेकिन पहली बार किसी यंग पर्सन की नज़र से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे स्पाइन तक चिल फील हुई। वो नर्वस होकर जल्दी बोलने लगा, मैटर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, लीगल और पीआर टीम आ रही है। जी हानमो ने बीच में ही रोक दिया। जो मिस सू तुमने अभी बोला, क्या वो हिचे के सू फैमिली वाली सू किंग है? मैनेजर वोंग के दिमाग में क्लिक हुआ। ओह, मिस जी को अभी तक मैटर पता नहीं था। वो रिलीफ से सांस लिया, फॉरहेड का स्वेट साफ किया, फिर बोला, जी हाँ, आज इवनिंग यंग लेडी सू किंग अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। कोइंसिडेंटली मैनेजर ने आगे बताया, उसका बॉयफ्रेंड भी यहीं था। कस्टमर्स से आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर मिस्सू गुस्से में आई और उन पर अटैक कर दिया। मैनेजर वोंग ने रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ था सब डिटेल में जीहानमो को समझा दिया। जितना जीहानमो सुनती गई, उतना उसके ब्राउज टाइटन होते गए। फिर उसने कोल्ड टोन में पूछा, जो 3 अनसिविलाइज्ड कस्टमर्स पब्लिक में हमारे स्टाफ को हैरेस कर रहे थे, उन्हें हम फ्यूचर में मेंबर क्यों रखें?
क्या हम इन 3 कस्टमर्स के बिना बिजनेस बंद कर देंगे? मैनेजर वोंग तुरंत हिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीहान मो की आवाज और ठंडी हो गई। उन तीनों को ब्लैकलिस्ट करो। फिर उसने पूछा, और वो पार्ट टाइम एम्प्लॉय? उसका नाम लिन फैंग है। मैनेजर वोंग और शॉक हो गया। जी हां, मिस जी, आप उसे भी जानती हैं? जीहान मो क्लियरली अनॉयड थी। आज आफ्टरनून वो प्रोफेसर के साथ फील्ड्स गई थी, क्रॉप्स चेक करने। इसी वजह से लेट हुई। उसे क्या पता था इतना बड़ा सीन हो जाएगा। उसने फोरहेड रब किया और बोली, पार्ट टाइम वर्कर्स की लाइफ ऑलरेडी हार्ड होती है, प्लीज उसे ब्लेम मत कीजिए। मैनेजर वोंग के कोल्ड स्वेट निकल आए। उसने बस एक पार्ट टाइम वर्कर हायर किया था, और अब एक तरफ मिस सू उसके लिए फाइट कर रही थी, दूसरी तरफ मिस जी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके दिमाग में बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम यह थी, वो मुझे फायर कर चुका था। मैनेजर वोंग जल्दी से बोला, मिस जी, मैंने उसे ऑलरेडी निकाल दिया है, सैलरी दे दी गई है, वो जा चुका है। जीहान मो ने फ्राउन किया, मैनेजर को देखा, फिर हल्की सी साय के साथ बोली, ठीक है, अगर फायर हो गया तो हो गया, बाकी मैटर प्रॉपर्ली हैंडल करो, मैं चल रही हूं। ये कहकर वो मुड़ गई और फास्ट स्टेप्स में निकलने लगी। मैनेजर वोंग तुरंत बोला, मिस जी, खाना खाकर जाइए, आज नया डिश लॉन्च हुआ है, ट्राई कर लीजिए। जीहान मो प्राइवेट रूम में गई, बैग उठाया और निकलते हुए बोली, नीड नहीं है, नेक्स्ट टाइम में भी। जीहान मो ने मुझे मैसेज भेजा था, लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो नेचुरली वरीड थी। उसके पास मेरा वीएक्स अकाउंट था, फोन नंबर नहीं। उसे पता था मैं कहाँ रहता हूं, लेकिन वो सू किंग के घर का एरिया था, सीधा वहां जाना प्रॉपर नहीं लगता था। फिर भी हेल्पलेस होकर वो टैक्सी ली और ईस्ट माउंटेन विला के पास आ गई। जब वो उतरी तब 9 बज चुके थे। वो मेन गेट के पास खड़ी हो गई। फोन निकाला, मेरा अभी तक कोई रिप्लाई नहीं था। लेकिन कुछ ही देर में उसने रोड साइड पर एक फिगर देखा। मैं था। मैं अंदर से इरिटेटेड था। मैं पिछली लाइफ के ग्रजेस को कैरी नहीं करना चाहता था, लेकिन सू किंग बार बार प्रोवोक कर रही थी। तब मेरे दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया, क्या सू किंग भी रीबॉर्न हुई है? फिर मैंने खुद ही मना किया, इम्पॉसिबल। अगर वो रीबॉर्न होती तो सबसे पहले फैंग युआन को रोकती, उसे अब्रॉड जाने से रोकना चाहती। जब ब्राइट मून उसके पास है तो मेरे जैसे सब्स्टिट्यूट के पास क्यों आएगी? मैं ऐसे ही सोच रहा था, तब नाइट ब्रीज के बीच एक लड़की की ठंडी आवाज आई, लिन फैंग। मैंने सर उठाया। डिम स्ट्रीट लाइट के नीचे जीहान मो खड़ी थी। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था। वो सीधा मेरे पास आई और मेरा फेस ध्यान से देखने लगी। मैं सरप्राइज हो गया। सिस्टर जी, आप यहां? जीहान मो 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, आज मेरा बर्थडे है, पार्टी है, मैं पूछने आई थी, तुम आओगे? क्वेश्चन था, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेरे ऊपर थी, फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन। मेरा मूड ऑलरेडी खराब था, और अगर मैडम सू को पता चल गया कि रेस्टोरेंट फाइट मेरे वजह से हुई, तो पता नहीं मेरी फैमिली को और क्या ट्रबल फेस करना पड़ेगा। मैंने बिना डिले तुरंत सर हिला दिया। अभी चलना है? जीहान मो ने हाँ में सर हिलाया। उसने फ़ोन से टैक्सी बुक की। टैक्सी वेट करते वक्त उसके माइंड में हल्का रिग्रेट आया। जब वो घर छोड़कर निकली थी और पेरेंट्स से आर्ग्यू करके एग्रीकल्चर पढ़ने आई थी, तब उसे अपनी मर्सिडीज मायबैक साथ ले आनी चाहिए थी। वो कार उसके ग्रैंडफादर का गिफ्ट था, पेरेंट्स के पैसे से नहीं ली गई थी। वो आराम से चलाकर ला सकती थी। अब बार बार मेरे साथ टैक्सी लेना आइडियल नहीं लग रहा था। उसने सोचा, फ्यूचर में बाहर रेंट पर प्लेस लेगी और मुझे हर जगह ले जाएगी। फिर खुद ही सोचा, नहीं, एक और कार खरीद लेती हूं, अभी भी उसके पास इनफ मनी है। ये सब सोचते हुए उसने ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, आज मेरा बर्थडे है, एलएस और केटीवी सबको आना है। ग्रुप में टोटल 7 लोग थे। कुछ फील्ड्स में थे, कुछ असाइनमेंट्स फिनिश कर रहे थे। मैसेज देखते ही सब एक्साइटेड हो गए। ओ माय गॉड किम, फाइनली याद आया हमें ट्रीट देना। मिस जी बुला रही हैं तो जाना ही पड़ेगा, आज एक्सपेंसिव खाएंगे। फिर किसी ने मैसेज किया, वेट, तुम्हारा बर्थडे जुलाई में नहीं है, आज डेट मैच नहीं कर रही, सच में बर्थडे है क्या? टैक्सी आ गई। जीहानमो ने मेरे लिए डोर खोला। मैं अंदर बैठा, फिर वो दूसरी साइड से बैठी। बैठते ही उसने ग्रुप में रिप्लाई भेजा। मैंने बोला बर्थडे है तो बर्थडे है, वहां आकर पता चल जाएगा। फिर एक और लाइन भेजी, मैं फ्रेंड ला रही हूं, किसी से कुछ मत बोलना। उसके बाद फोन लॉक कर दिया। मेरा मूड अभी भी फुली ठीक नहीं था। जीहानमो ने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, बबल टी पियोगे?
सुना है बबल टी मूड बेटर करता है। मैंने उल्टा पूछा, आप पिएंगी सिस्टर किंग? मैं आपके लिए ला दूं? जब हम केटीवी पहुंचे, उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी वहां थे। 3 मेल फ्रेंड्स, 3 फीमेल फ्रेंड्स। हम दोनों को मिलाकर टोटल 8 लोग। जी हानमो को देखते ही सब एक्साइटेड हो गए। किम फाइनली आ गई, हम वेट कर रहे थे। एक थोड़ी हेल्दी गर्ल ग्लासेस पहने हुए भागकर जी हानमो को हक करने आई। जी हानमो ने क्विक रिएक्शन दिया। उसने मुझे साइड खींच लिया और फ्राउन करके बोली, धीरे, किसी से टकरा मत जाना। उसके माइंड में था मैं इतना पतला हूं, जोर से लगता तो हर्ट हो सकता था। रूम के सब लोगों ने तब मुझे नोटिस किया। सबकी आईज थोड़ी वाइड हो गईं। एक टॉल फिट लड़का सरप्राइज होकर बोला, हानमो, बॉयफ्रेंड लेके आई हो? सब तुरंत चीयर करने लगे। ओहो, नो वे, किम का बॉयफ्रेंड? मैं तुरंत एम्बैरस हो गया। चीक्स रेड हो गए। मैंने जी हानमो की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की स्माइल थी। उसने मुझे पास खींचकर सबसे कहा, बकवास बंद करो। इसका नाम लिन फांग है, ऑपोजिट यूनिवर्सिटी का जूनियर है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सबने लंबा ओ करके निकाला। उनके फेसेस पर समझदार स्माइल थी। मतलब अभी नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। उन्होंने पहले कभी जी हानमो को किसी लड़के के साथ क्लोज नहीं देखा था। वो यूजुअली कोल्ड और डिस्टेंट रहती थी, इसलिए सब एक दूसरे को विंक करने लगे। क्लियरली गॉसिप मोड ऑन था। सबके माइंड में एक ही बात थी, जी हानमो ने फेक बर्थडे बनाया है किसी को बुलाने के लिए। लगता है सीरियसली इंटरेस्टेड है। एक फीमेल स्टूडेंट ने मुझे कोका कोला की बॉटल दी। फ्रेंडली टोन में बोली, हेलो जूनियर, मैं यांग शिन्यू हूं, मुझे सिस्टर बुला सकते हो। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि जी हानमो कोल्ड टोन में बोली, तुम सेमेस्टर स्टार्ट से इतने यंगर ब्रदर्स एक्सेप्ट कर चुकी हो, ट्रक भर जाएगा अब तक। यांग शिन्यू ने तुरंत जवाब दिया, वो अलग बात है, ये यंगर ब्रदर ज्यादा शरीफ लग रहा है। जी हानमो ने धीरे से मेरे पास झुककर कहा, इनकी बातों का बुरा मत मानना। जी हानमो ने धीरे से कहा, थोड़ा फ्रूट खाओ। उसने मेरे सामने फ्रूट की प्लेट रख दी, फिर खुद एक टैंजरीन छीलकर मुझे देने लगी। प्राइवेट रूम के सब लोग हमें अजीब एक्सप्रेशन से देख रहे थे। मुझे इतनी नज़रों का सेंटर बनना अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो सामने कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन ग्रुप चैट में फुल स्पीड से मैसेजेस चल रहे थे। ओ माय गॉड, किम की चॉइस मस्त है, ये जूनियर तो सच में हैंडसम है। किम क्या इसे परस्यू कर रही है? हेल्प करें क्या? काफ़ी देर से सब ग्रुप में बकबक कर रहे थे। जी हानमो रिप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही यांग शिन्यू ने ये लिखा, जी हानमो ने तुरंत रिप्लाई किया, कैसे हेल्प? सब एक दूसरे को देखने लगे। यांग शिन्यू ने हेयर साइड किया और मुझे देखा, फोन रख दिया, म्यूजिक थोड़ा कम किया, स्माइल करके जोर से बोली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गैदरिंग का क्लासिक गेम ट्रूथ और डेयर, कौन खेलेगा? किसी ने कंप्लेन किया, कुछ नया नहीं है क्या? फिर वही ओल्ड गेम। यांग शिन्यू ने आईज रोल किया, सीक्रेटली जी हानमो को लुक दिया, जैसे कह रही हो, मैं तेरा काम कर रही हूं, कोऑपरेट कर। फिर लाउड बोली, किम तुम खेलोगी? जी हानमो थोड़ी हेल्पलेस सी लगी। उसने मेरी तरफ मुड़कर पूछा, लिन फैंग तुम खेलना चाहोगे? यूनिवर्सिटी गैदरिंग्स में ये गेम फेमस था, लेकिन मैंने कभी नहीं खेला था। आज सबको देखकर मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। मैंने सर हिलाया, ओके। यांग शिन्यू एक्साइटेड हो गई, डन, सब पार्टिसिपेट करेंगे, मैं कार्ड्स लाती हूं। सब कॉफी टेबल के अराउंड सोफा पर सर्कल में बैठ गए। मैं थोड़ा जी हानमो के पास गया और धीरे से बोला, सिस्टर आज आपका बर्थडे है ना, केक नहीं लिया? जी हानमो 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, नून में केक खा लिया था, इसलिए रात के लिए नहीं लिया। ये बोलते वक्त वो अंदर से थोड़ी गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ सस्पेक्ट नहीं किया। मैं सिंपल बंदा हूं, कौन सोचेगा कोई फेक बर्थडे भी बना सकता है। तब तक यांग शिन्यू कार्ड्स ले आई। हम 8 लोग सर्कल में बैठ गए। कोइंसिडेंटली वो मेरे साइड में बैठी। उसने कार्ड्स टेबल पर पटक दिए और लाउड बोली, क्विक क्विक क्विक, किम ने फाइनली जिस जूनियर पर नोटिस लिया है उसके लिए फुल सपोर्ट देना है। सबने कार्ड ड्रॉ किया। फिर यांग शिन्यू बोली, एस किसके पास है, कौन है लकी वन? सबने अपने कार्ड्स देखे। जी हानमो ने अपना कार्ड टेबल पर फेस अप रखा, उसके पास 2 था। मेरा पहला टाइम था गेम में, मैंने भी कार्ड उल्टा। शॉक, मेरे पास ब्लैक एस था। जी हानमो ने फ्राउन करके यांग शिन्यू को देखा। यांग शिन्यू इनोसेंट फेस बनाकर बैठी थी, जैसे कुछ किया ही नहीं, सब किस्मत है। फिर वो 2 छोटे बॉक्सेस लाई, एक ट्रूथ एक डेयर। मुझसे पूछा, लिटिल जूनियर ट्रूथ या डेयर? मैं थोड़ा शाय हुआ, ट्रूथ। जैसे ही मैंने बोला, सबकी आईज चमक उठी।
ओहो ट्रूथ। जूनियर रिग्रेट मत करना, एक लड़की हंसी। यांग शिन्यू ने ट्रूथ बॉक्स से पेपर निकाला और मुझे दिया। ओपन करो। मैंने पेपर धीरे से खोला। वो मेरे पास आकर लाउड पढ़ने लगी। योर फर्स्ट लव कब हुआ था? सब मुझे घूरने लगे। जी हानमो भी साइड से हेड टिल्ट करके देख रही थी। वो भी सुनना चाहती थी। मैं कुछ सेकंड्स हेजिटेट हुआ। अगर इस लाइफ की बात करूं तो अभी तक फर्स्ट लव हुआ ही नहीं। लेकिन अगर पास्ट लाइफ काउंट करें तो 18 में मैंने सीक्रेटली सू किंग को पसंद किया था। 19 में हम रिलेशनशिप में थे। मेरी मेमोरीज गई नहीं थी, पिछली लाइफ सब याद था। और इतना पेनफुल रिलेशनशिप के बाद मैं वापस इनोसेंट फर्स्ट लव वाला लड़का नहीं बन सकता था। मैं ऑकवर्ड हंसी के साथ बोला, प्रॉबेबली स्कूल टाइम में। मैंने ये भी नहीं बोला कौन सा स्कूल। मतलब आंसर दिया भी और नहीं भी दिया। सब ने मुझे देखा, फिर जीहानमो को देखा। जीहानमो का एक्सप्रेशन हल्का स्टिफ हो गया। उसकी आईज थोड़ी कोल्ड हो गईं। स्कूल टाइम? कब? किसके साथ? यांग शिन्यू ने थ्रोट क्लियर किया और क्यूरियस टोन में पूछा, जूनियर, कॉलेज तो 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ है ना? तो इस टाइम हुआ? कौन थी गर्लफ्रेंड? मैंने पेपर रोल करके बॉक्स में वापस डाला। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बोला, सिस्टर, इस एनरोलमेंट टाइम का नहीं था, मतलब हाई स्कूल रोमांस। तब एक लड़की हंसी और बोली, अरे ऐसा मत बोलो, मैं तो किंडरगार्टन से एक बॉय को पसंद करती थी। सीक्रेट क्रश भी फर्स्ट लव काउंट होता है क्या? दूसरा लड़का तुरंत बोला, तो फिर मेरे हिसाब से मैं 3 साल की एज से लव एक्सपर्ट हूं, तब भी किसी को पसंद करता था। सब हंस पड़े। जी हानमो ने ये सुना तो उसका एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। उसने सोचा, हाँ, बात इतनी अनरीजनेबल भी नहीं है। यानशी न्यू स्पीचलेस हो गई। ठीक है, सबका फर्स्ट लव है। हैप्पी? चलो नेक्स्ट राउंड। सेकेंड टर्न स्टार्ट हुआ। एक गर्ल ने कार्ड ड्रॉ किया। उसने डेयर चूज किया। यान शिन्यू पेपर पढ़कर जोर से बोली, चूज 1 पर्सन एंड सिट ऑन देयर लैप फॉर 5 मिनट्स। रूम में तुरंत हंगामा हो गया। ओह माय गॉड, मुझे मत चूज करना, मेरी कोल्ड लेग्स ब्रेक हो जाएंगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। वो गर्ल हंसी और बोली, मैं फ्रेग्रेंट सिस्टर को चूज करती हूँ, और एक और गर्ल के लैप पर जा बैठी। गेम चलती रही। अब जी हानमो की टर्न आई। उसने कार्ड देखा और हल्की स्माइल के साथ बोली, मैं डेयर चूज करती हूँ। यान शिन्यो ने बॉक्स आगे किया और सीक्रेट विंक दिया। उसकी प्लानिंग बहुत ऑब्वियस थी। जी हानमो हेल्पलेस ही लगी। उसने एक चिट उठाई। यान शिन्यो ने पेपर लेके लाउड रीड किया, पर्सन ऑन योर राइट के साथ फिंगर्स इंटरलॉक करो फॉर 10 मिनट्स। सब चीयर करने लगे। वाह वाह, 7 सिस्टर के एडमायरर्स बहुत हैं। जी हानमो के लेफ्ट साइड एक बर्ली लड़का बैठा था। वो चिल्लाया, अरे इतना मत डराओ जूनियर को। ऐसा करो 7 सिस्टर, मेरा हाथ पकड़ो। थोड़ा स्वेटी है पर चलेगा। ये बोलकर उसने जी हानमो का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जी हानमो स्मार्ट थी। उसने तुरंत दोनों हैंड्स पॉकेट्स में डाल दिए। फिर भी वो उसका आर्म खींचने लगा। शर्माओ मत। जी हानमो पीछे हटी और बोली, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी कुछ लगती नहीं। यान शिन्यू बीच में आई और हंसकर बोली, रूल्स फॉलो करो। फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, लिटिल जूनियर, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं? मैं सबको देख रहा था। उनकी बॉन्डिंग देखकर थोड़ा एनवी फील हो रहा था। मेरे पास कभी ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे। मैंने हल्का सा शाय होकर सर हिला दिया, नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने खुद अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं जी हानमो को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जी हानमो के ईयर्स थोड़े रेड हो गए। वो काम टोन में बोली, थैंक यू। फिर उसने अपना राइट हैंड दिया। मेरा लेफ्ट हैंड उसके साथ इंटरलॉक हुआ। मेरी फिंगर्स एक एक करके उसकी फिंगर्स के बीच चली गईं। उसका हाथ फेयर, सॉफ्ट और वार्म था। जैसे ही हैंड्स प्रॉपर्ली लॉक हुए, मेरा फेस तुरंत रेड हो गया। ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैंने किसी गर्ल के साथ फिंगर्स इंटरलॉक की थीं। ये हैंड होल्डिंग बहुत इंटीमेट था। यूजुअली कपल्स करते हैं ऐसा, और मैं पिछले 15 साल में सू किंग के साथ भी कभी ऐसे हाथ नहीं पकड़ा था। गेम चलता रहा, लेकिन मेरा हार्ट बीट फास्ट हो गया। मेरी ऑलमोस्ट सारी सेंसेस लेफ्ट हैंड पर फोकस थीं। बॉडी टेंस हो गई, चीक्स रेड हो गए। जी हानमो आउटवर्डली काम थी, लेकिन जो उसे जानते थे, समझ सकते थे वो भी नर्वस थी। उसकी मूवमेंट्स थोड़ी स्टिफ थीं, रिएक्शन स्लो थीं, अंदर से वो भी काम नहीं थी। 10 मिनट्स बहुत अजीब और स्पेशल फील हुए। मैं बीच में हाथ हल्का निकालने लगा, लेकिन जी हानमो ने इतना फर्मली पकड़ा था कि मैं छुड़ा नहीं पाया। हम दोनों का हैंड पूरे 10 मिनट्स लॉक्ड रहा। जब टाइम खत्म हुआ और हमने हाथ छोड़ा तो उसकी पाम थोड़ी स्वेटी थी। सिर्फ मैं ही नर्वस नहीं था। जी हानमो का हार्ट और फास्ट बीट कर रहा था।
नेक्स्ट राउंड्स में ना मेरी टर्न आई ना उसकी। जी हानमो दूसरों को गेम खेलते देख रही थी, साथ साथ मुझे चीज़ मोची दे दिया। उसने सॉफ्टली पूछा, भूख लगी है और कुछ चाहिए? मैंने मोची ले लिया और बोला, नहीं ये इनफ है। आज सिर्फ 2 घंटे काम करके जॉब चली गई थी, मूड सच में बहुत खराब था, इसलिए खाने का मन नहीं था। लेकिन अब जी हानमो के साथ यहाँ गेम, सॉन्ग्स, सबके साथ सिटिंग, मेरा मूड काफ़ी बेटर हो गया था। मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स कभी थे नहीं। यूजुअली सू फैमिली के घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जाता कहाँ। अब जी हानमो मुझे बाहर ले आई थी। मैं जेन्युइनली ग्रेटफुल था। वो इतनी हेल्प क्यों कर रही है, अभी मैं उस बारे में सोच नहीं रहा था। बचपन से फैमिली कंडीशन वीक थी, मैं इनसिक्योर था। पिछली लाइफ में सू किंग के साथ फेल्ड लव के बाद लाइफ और लव दोनों में और इनसिक्योर हो गया था। मैं हमेशा सोचता था, कोई मुझे सच में पसंद नहीं करेगा, स्पेशली जी हानमो जैसी ब्यूटीफुल और जेंटल लड़की तो कभी नहीं। वो मुझे लाइक करे, इम्पॉसिबल। ये सोचकर मैंने उसकी तरफ देखा। जी हानमो एलिगेंट थी, ब्यूटीफुल थी, काइंड थी। सू किंग उसके सामने कंपेयर ही नहीं करती थी। जैसे ही मैंने सू किंग के बारे में सोचा, मेरा मूड तुरंत फिर डाउन हो गया। जी हानमो ने इंस्टेंटली नोटिस कर लिया, वो कंसर्न के साथ मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी।